प्रमोशन। अगली सुबह जल्दी साफ सफाई करने के बाद मैंने अपने लंच बॉक्स में एक पैनकेक पैक किया और काम पर साइकिल से जाते समय वांगलिंग के लिए एक ड्रेस भी ले ली। मैंने द्वारपाल का उत्साहपूर्वक अभिवादन किया और अपने कार्यालय में लौट आया। ऑफिस में पहले से ही चश्मा पहने एक महिला सहकर्मी मौजूद थी। जियांग शिन्यू ने सोचा कि यह ऊपर से कियान जून को सौंपा गया सचिव है। थोड़ा असहज महसूस करते हुए, माफ कीजिए, मैं कई दिनों से काम पर नहीं आया हूँ। सचिव जियांग, हाँ, मैं जियांग शिन्यू हूँ। निर्देशक जियांग, कृपया बैठ जाए। श्री कियान थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे। निर्देशक जियांग, क्या वह मुझे बुला रही हैं? क्या मैं निर्देशक बन गया? वह एक तरफ बैठकर कियान जून का इंतजार कर रही थी और उसने देखा कि दफ्तर में उसका कोई सामान नहीं था। कियान जून अंदर आया और उसने देखा कि जियांग शिन्यू एक तरफ बैठी है। जियांग शिन्यू, मेरे कार्यालय में आओ। दोनों एक साथ अंदर आए और बोले, कृपया बैठिए, आप कुछ और दिन क्यों नहीं रुके? मैंने काफी आराम कर लिया है। श्री कियान, मुझे कहाँ काम करना होगा? आपको कार्यालय निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है। हमारी दोनों सचिवें आपके अधीन काम करेगी। मैं थोड़ी देर में आपको नए उप कारखाना निदेशक से मिलवाऊंगा। अरे हाँ, आपका कार्यालय बिल्कुल बगल में ही है। एक अलग कार्यालय? हाँ। मेरी जिम्मेदारियां क्या होंगी? आप सभी आधिकारिक मुहरों के प्रभारी होंगे, पदानुक्रम की निगरानी करेंगे, हमारे लिए काम की व्यवस्था करेंगे, रसद और सुरक्षा विभागों के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे। ये काफी बड़ी जिम्मेदारी है। श्री कियान, मैं वास्तव में श्रमिक संघ में काम करना चाहता था। कियान जून ने सिर हिलाते हुए कहा, सब कुछ पहले से तय है। क्या मैं सिर्फ रसद विभाग या सिर्फ सुरक्षा विभाग के लिए ही जिम्मेदार हो सकता हूँ? कियान जून ने अब भी अपना सिर हिलाया। डायरेक्टर जियांग, चलिए चलते हैं, मैं आपको नए डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर से मिलवाता हूँ। जियांग शिन्यू असहाय होकर खड़ी हुई और कियान जून के पीछे पीछे चली गई। श्री कियान, एक और सुंदर युवती ने उनका अभिवादन किया। हम, क्या उपनिदेशक याओ यहाँ हैं? हाँ, श्री कियान, क्या ये निदेशक जियांग हैं? जी हाँ, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। ये है निदेशक जियांग, जियांग शिन्यू। ये है नए उप कारखाना निदेशक याओ शिमिन। उन्होंने हाथ मिलाया और कहा, उपनिदेशक याओ, कृपया भविष्य में मेरा अच्छे से ख्याल रखें। निर्देशक जियांग, भविष्य में हमारी अच्छी देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। आप बहुत दयालु हैं, आप ही तो बॉस हैं। हाँ हाँ, डायरेक्टर जियांग, ये मेरी सेक्रेटरी पेन शियुलान है। निर्देशक जियांग, मैं पेन शियुलान हूँ। कृपया भविष्य में मेरा मार्गदर्शन करें और मेरी आलोचना करें। आइए मिलकर अच्छा काम करें। जियांग शिन्यू अपने कार्यालय लौटी और इस अचानक पदोन्नति से अभी भी थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। अब वह कार्यालय निदेशक बन गई है। साफ सुथरी मेज को देखते हुए जियांग शिन्यू उस पर झुक गई और सोचने लगी कि ऐसा नहीं है कि उसमें महत्वाकांक्षा की कमी है, वह बस बहुत अधिक जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। खैर, कार्यालय निदेशक होने के नाते उनकी भूमिका मुख्य रूप से पर्यवेक्षण की है। ये बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं होनी चाहिए। अपना खुद का ऑफिस और फोन होना वाकई एक बड़ी सुविधा है। वह कुछ दिनों में वेई कायुन को फोन करने की योजना बना रही है। सुबह के समय उनके पास आराम करने का ज्यादा समय नहीं था क्योंकि सुरक्षा और रसद खरीद विभाग दोनों के अधिकारी उनका स्वागत करने आए थे। पहले तो मुझे लगा था कि यह एक आरामदेह काम है, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोपहर में वह अपने 2 लंच बॉक्स और एक बैग लेकर कैंटीन गई। उसने 2 कार्यशाला निदेशकों और कई टीम लीडरों को देखा, जो सभी उसे निदेशक जियांग कहकर संबोधित कर रहे थे। मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए उसने मन ही मन शिकायत की कि पदोन्नति के कुछ फायदे भी होते हैं। शिन्यू, शिन्यू, तुम्हारा वजन कम हो गया है। बहन, मैं थक गई हूँ। मैं पहले खाना ले आती हूँ और तुम्हारे लिए एक तरफ इंतजार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाई हूँ। दोनों साथ बैठे थे जबकि वांग एलिंग तेलिए पैनकेक खा रही थी। इसमें अंडा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। चूंकि
आपका वजन कम हो गया है, इसलिए मैं आपको आधा दे दूंगी, आपको इसकी भरपाई कर लेनी चाहिए। बहन, मेरे पास भी थोड़ा है, तुम खा लो। मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस भी लाई हूँ, इसे बाद में घर ले जाना। एक ड्रेस? हाँ, यह एक ऐसी पोशाक है जिसे रूसी महिलाएं पहनती हैं। वांग एलिंग रोमांचित हो उठी। शिन्यू, मैंने सुना है कि तुम्हें कार्यालय निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है। हाँ, तुम्हें जल्दी खाना चाहिए, मेरा खाना हो गया है। क्या इसका मतलब है कि आपका अपना ऑफिस है? जियांग जिन्यू ने सिर हिलाया। मैं आपके साथ आपके कार्यालय वापस चलूंगा। दोपहर के भोजन के बाद वे दोनों वापस लौटे और जियांग शिन्यू ने वांग एलिंग के लिए एक कप माल्ट मिल्क बनाया। बहन, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? शिन्यू, कोंग मेंगजी कल टीम लीडर बन गई। अरे, किसे बदला गया? झाओ झोंगशुओ। जैसा कि उम्मीद थी। क्या हुआ? मुझे पता था कि झाओ झोंगशुओ ने गलती की थी और उसे पदावनत कर दिया गया था, फिर कोंग मेंगजी टीम लीडर बन गया। ओह, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। आप स्थायी पद के लिए आवेदन करने वाले हैं, है ना? हाँ, मैंने आवेदन जमा कर दिया है। इसे मंजूरी मिल जानी चाहिए। मैं हमारे समूह में एक वरिष्ठ छात्र हूँ। यह अच्छी बात है। एक बार जब आपको स्थायी नौकरी मिल जाए, तो नौकरी बदलने की कोशिश करें। कार्यशाला का काम थका देने वाला और खतरनाक होता है। लेकिन डिग्री के बिना मैं क्या कर सकता हूँ? बहन, मुझे लगता है कि खाना बनाना भी किसी वर्कशॉप में काम करने से बेहतर है। वांग एलिंग ने भौहें चढ़ा ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर सकती है। स्थायी पद मिलने के बाद बात करते हैं। आपने जिस ड्रेस का जिक्र किया था, वो कहाँ है? वह ये बात कभी नहीं भूलेगी। ये लीजिए, साथ में आधी बाजू की कटी हुई कमीज भी है। आप इसे खुद बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। क्या आप इस सप्ताह वापस जा रहे हैं? जियांग शिन्यू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तो 2 दिन पहले ही वापस आई हूँ। तो मैं भी वापस नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बना दूंगी। वांग एलिंग को विदा करने के बाद जियांग शिन्यू अंदरूनी दफ्तर में गई। वहां नए बिस्तरों के साथ 2 सिंगल बेड के लिए जगह थी। जियांग शिन्यू को एक चादर मिली, उसने उसे बिछाया और लेट गई। अंदर वाकई बहुत गर्मी थी, इसलिए उसने बिस्तर के ऊपर वाली खिड़की पर पैर रखकर उसे खोल दिया, जिससे उसे काफी ठंडक महसूस हुई। वह 1 घंटे सोई, और डेस्क पर झपकी लेने की तुलना में उसे ज्यादा आराम महसूस हुआ। दोपहर के समय उपनिदेशक याओ के आदेशों के क्रियान्वयन की निगरानी करना शामिल था। उसने कार्यालय में यूनियन सदस्यों के साथ कुछ देर तक आराम से बातचीत की। निर्देशक जियांग, क्या आप रूस से कोई अच्छी चीज लेकर आए हैं? सिस्टर मेंग ने पूछा। हाँ, ड्रेस। क्या वे अच्छे हैं? मुझे नहीं पता, मैं ड्रेस नहीं पहनती। मैंने एक ड्रेस अपनी बहन को दे दी है। तुम्हें कल दोपहर के खाने के समय उसे देखना चाहिए। निर्देशक जियांग, अगर यह ड्रेस अच्छी लगे तो क्या आप मुझे एक दे देंगे? मेरी बेटी डेटिंग कर रही है और उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। जी हाँ, मैं काफी सारे वापस लाया हूँ। निर्देशक जियांग, प्रत्येक के लिए कितना शुल्क है? 15। ये वाकई सस्ता नहीं है, आधे महीने की तनख्वाह के बराबर है। आप इसे कल देखेंगे। ये कीमत के हिसाब से बिल्कुल उचित है। काम खत्म होने की घंटी बजी, और जियांग शिन्यू ने जल्दी से अपनी साइकिल को धक्का देकर निकलने की कोशिश की, जिससे वह 2 मिनट देरी से पहुंची और याओ शिमिन उसे पकड़ नहीं पाई। जियांग शिन्यू सीधे आपूर्ति भंडार की ओर घोड़े पर सवार होकर गई, इस उम्मीद में कि सचिव शी अभी तक नहीं गई होंगी। बहन शी, शिन्यू, तुम यहाँ क्यों हो? कुछ खरीदना चाहती हो? क्या आप छुट्टी पर हैं? अभी नहीं, हम गर्मियों के अंत तक काम खत्म कर लेंगे। क्या बात है? मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाई हूँ। वास्तव में? हाँ, क्या आप इसे देखना चाहेंगे? चलो मेरे दफ्तर चलते हैं। शी शियाओयुन ने जियांग शिन्यू की साइकिल लॉक करने का इंतजार किया और फिर उसे खींचकर दफ्तर के अंदर ले गई। ट्रेंड, जियांग शिन्यू ने अपने बैग से एक ड्रेस निकाली और उसे दे दी। वाह, ये कितना सुंदर है!
मुझे ये फूलों वाला डिजाइन बहुत पसंद आया, खासकर सफेद कॉलर। शी शियाओयुन ने कहा और तुरंत इसे पहनकर देखा। शिन्यू, क्या यह अच्छा लग रहा है? यह अच्छा लग रहा है। शिन्यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी कीमत कितनी है? बहन शी, कोई जरूरत नहीं है। जियांग शिन्यू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। शी शियाओयुन ने तुरंत उसे उतार कर जियांग शिन्यू को वापस देते हुए कहा, अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो मैं इसे नहीं लूंगी। 15, बस मुझे 15 दे दो। क्या ये बहुत ही बढ़िया सौदा नहीं है? सिर्फ 15 युआन में इतना सारा कपड़ा। हाँ, मैं काफी कुछ वापस लाया था, और मुझे लगा कि यह पैटर्न आपके लिए सबसे उपयुक्त है। शिन्यू, प्यारी शिन्यू, क्या मैं कोई दूसरा चुन सकती हूँ? जरूर, क्यों नहीं। मैं वैसे भी इन्हें पहनता नहीं हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। आप इन्हें क्यों नहीं पहनते? मुझे ड्रेस पहनना पसंद नहीं है। क्या ऐसी लड़कियां भी हैं जिन्हें ड्रेस पहनना पसंद नहीं है? शायद मैं लड़की नहीं हूँ। शी शियाओयुन अचानक जियांग शिन्यू के चेहरे के करीब झुक गई और बोली, बताओ ना, मेरे करीब आने के लिए लड़की होने का नाटक क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरी खूबसूरती से आकर्षित हो? हाँ, मैं लंबे समय से आपकी प्रशंसक रही हूँ। चूंकि आप पुरुषों को नजरअंदाज करती हैं, इसलिए मुझे आपके करीब आने के लिए लड़की होने का नाटक करना पड़ा। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। शिन्यू, तुम कितने लोग लाए हो? तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है? मैं इसे पहनकर बाहर टहलने जा रही हूँ, और मैं आपको बता दूं, यहाँ मौजूद हर कोई इसे खरीदना चाहेगा। यह आपके लिए अच्छा है। भविष्य में आपको चीजें खरीदने के लिए मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, और मैं आपके लिए अच्छी चीजें बचा कर रखूंगी। बहन शी, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? ठीक है, नाटक करना बंद करो। ये बहुत बनावटी है, बाय यांग से बहुत अलग है। बहन शी, धन्यवाद। जियांग शिन्यू ने शी शियाओयुन को हार्दिक धन्यवाद दिया। कुछ नहीं, चलो, मेरे साथ टहलते हैं और उन्हें ईर्ष्या महसूस कराते हैं। जैसे ही शी शियाओयुन उस ड्रेस को पहनकर बाहर आए, उसने तुरंत सभी सेल्स क्लर्कों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सेक्रेटरी महोदया, सेक्रेटरी महोदया, ये ड्रेस कहाँ से आई? ये तो बहुत खूबसूरत है। सुंदर है ना? ये तो सेक्रेटरी जियांग हैं, जो रूस गए थे और इसे वापस लाए थे। सेक्रेटरी जियांग, क्या आपके पास और भी ड्रेस हैं? क्या आप मुझे एक दे सकती हैं? मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है। सचिव जियांग ज्यादा कुछ वापस नहीं ला पाए। सचिव शी, सचिव जियांग, कृपया मुझे एक दिन की मोहलत दें। जियांग शिन्यू ने आंसू बहाने के करीब पहुंच चुकी लड़की के चिंतित चेहरे को कुछ हद तक मनोरंजन के साथ देखा। ठीक है, मैं आपको एक दे दूंगा। मैं इसे कल दोपहर को लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सचिव जियांग। इस पोशाक की कीमत कितनी है? 15, ठीक है, सचिव जियांग। सुनिश्चित करें कि आप इसे कल ले आएं। अन्यथा, मैं कपड़ा कारखाने से जाकर इसे ले आऊंगा। जियांग शिन्यू के जवाब देने से पहले ही सभी सेल्स क्लर्कों ने उसे घेर लिया। सेक्रेटरी जियांग, हमारा क्या? हमें भी एक चाहिए। जियांग शिन्यू ने गिनती की और देखा कि 11 लोग थे। ठीक है, सबको एक एक मिल जाएगा। मैं इन्हें खुद नहीं पहनूंगी, मैं कल आप सबको दे दूंगी। बस एक बात ध्यान रखना, हर ड्रेस का डिजाइन अलग है, इसलिए इसके लिए झगड़ा मत करना। क्या इतने सारे अलग अलग पैटर्न हैं? हाँ, जब मैं उन्हें कल लाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। सचिव जियांग, अगर आपके पास समय नहीं है, तो हम आ सकते हैं। क्या आप सब एक साथ जा सकते हैं? जियांग शिन्यू ने उत्सुकता से पूछा, ये सोचते हुए कि अगर वे खुद जाकर सामान ले आएं तो बेहतर होगा। किसी ने कुछ नहीं कहा। हर कोई पहले जाना चाहता था और सबसे पहले अपनी पसंद की चीज चुनना चाहता था। ठीक है, आप सभी जल्दी से अपने अपने पदों पर लौट जाए। कल, सचिव जियांग विशेष रूप से आप लोगों के लिए यात्रा करेंगे। भविष्य में सचिव जियांग के लिए अच्छी चीजें बचाकर रखना याद रखना। जी हाँ, बिल्कुल, हम सभी खराब सामान सचिव जियांग के लिए बचाकर रखेंगे।
जियांग शिन्यू मुस्कुराए और शी शियाओयुन के पीछे पीछे चली गई। बहन, मैं वापस जा रही हूँ। मैं कल दोपहर फिर आऊंगी। ठीक है, चलिए मिलने का समय निकालते हैं। वे सब आपको भोजन कराना चाहते हैं। हाँ हाँ, जरूर। फिर अगले हफ्ते। इस शनिवार को मेरी बहन मेरे घर आ रही है। क्यों न उन्हें भी साथ आमंत्रित किया जाए? क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? क्या समस्या है? चलिए इसे शनिवार को दोपहर में उपनगरों में स्थित उस बड़े से घर में तय कर लेते हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है। अगले दिन जियांग शिन्यू दोपहर में काम से छुट्टी लेकर अपनी साइकिल पर सवार होकर चली गई। उसने कैंटीन में दोपहर का भोजन नहीं किया, जिससे यूनियन के कुछ सदस्य चिंतित हो गए। वह घर गई और चावल के साथ मछली के स्वाद वाला सुअर का मांस खाया। फिर 11 पोशाकें लेकर आपूर्ति और बिक्री विभाग में गई। जियांग शिन्यू के पहुंचते ही उसे घेर लिया गया। मेरे दफ्तर चलो, वरना जल्द ही हमारी आलोचना होगी। तुम सब जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ, लेकिन जल्दी करो। जियांग शिन्यू को 11 लोगों के साथ कार्यालय में ले जाया गया। उसका बैग छीन लिया गया और उसे बाहर धकेल दिया गया। 5 मिनट में, जैसा कि जियांग शिन्यू ने कल्पना की थी, न तो कोई लड़ाई हुई और न ही कोई अफरा तफरी मची। हर किसी ने एक पोशाक पकड़ी, कतार में लग गए और जियांग शिन्यू को 15-15 युआन सौंप दिए। क्या ये तय हो गया? उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कल 12 लोगों ने मिलकर यह व्यवस्था की थी कि वे बारी बारी से इन्हें पहनेंगे। जियांग शिन्यू ने अपने हाथों में मौजूद 165 युआन को देखा और कई तरह की भावनाओं से घिर गई। महिलाओं से पैसा कमाना आश्चर्यजनक रूप से आसान था। शिन्यू, ये लो मेरे पैसे। जियांग शिन्यू ने मना नहीं किया। उसने मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार कर लिया। बहन शी, मैं वापस जा रहा हूँ। शनिवार को मिलते हैं। जियांग शिन्यू साइकिल से घर लौट रही थी और मन ही मन हिसाब लगा रही थी। इन 320 पोशाकों की कुल लागत केवल 1500 युआन थी। 12 पोशाकें बेचकर ही उसे 165 युआन मिल गए। लगता है इस बार उसे खूब मुनाफा होगा। वह अभी बैठी भी नहीं थी, पानी की एक घूंट भी नहीं पी थी कि सिस्टर मेंग दौड़ती हुई अंदर आ गईं। निर्देशक जियांग, मुझे वह रूसी पोशाक चाहिए। बहन मेंग, मैं इसे कल आपके लिए लाऊंगी। आपको कौन सा डिजाइन पसंद है? कौन सा रंग? मेरी बेटी को गुलाबी रंग पसंद है। ठीक है, मैं इसे कल ले आऊंगा। निर्देशक जियांग, आपके पास कितने बच्चे हैं? क्यों? यूनियन की 6 लड़कियां एक एक चाहती हैं, लेकिन आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाई। ठीक है, मैं इसे कल उनके लिए ले आऊंगा। सिस्टर मेंग मुस्कुराते हुए चली गई, खुशखबरी सुनाने के लिए तैयार। जियांग शिन्यू ने मन ही मन सोचा कि वांग एलिंग ने आज कैफे में वही ड्रेस पहनी होगी, वरना इतनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं होती। निर्देशक जियांग। जियांग शिन्यू झट से खड़ी हो गई। उप कारखाना निदेशक याओ, मैंने सुना है कि तुम रूस से कपड़े लाए हो। हाँ, क्या कोई समस्या है? नहीं। निर्देशक जियांग, क्या आप कृपया मुझे शिल्प कौशल और रंगाई का अध्ययन करने देंगे? कोई बात नहीं, मैं इसे कल वाइस फैक्ट्री के निदेशक याओ के पास ले आऊंगा। मैं भुगतान करूंगा। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे कपड़ा कारखाने में मेरा योगदान समझिए। दोपहर में, जियांग शिन्यू सुरक्षा विभाग में गई और उसने देखा कि कुछ अजनबी कारखाने में प्रवेश कर रहे हैं। यह एक गंभीर मामला था, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य अधिकारी सहित पूरे सुरक्षा विभाग को चेतावनी जारी की गई। कियान जू ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। डायरेक्टर जियांग, कृपया एक रिपोर्ट लिखें, हमें पूरे कारखाने में इसकी आलोचना प्रसारित करने की आवश्यकता है। समझा। काम खत्म होने के बाद, वह घर गई। सब्जी के बगीचे को साफ सुथरा किया और काफी संतुष्ट महसूस कर रही थी। उस रात उसने सीफूड दलिया और तले हुए अंडे का आनंद लिया और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। कल शुक्रवार है, काम में काफी व्यस्तता रहेगी, बेहतर होगा कि जल्दी आराम कर लिया जाए। हालांकि उसकी तनख्वाह बढ़कर 48 हो गई थी, लेकिन ये सचिव होने की तुलना में कहीं अधिक थकाने वाला काम था। बुखार। अगले दिन, जियांग शिन्यू बस 10 पोशाकें लेकर आई, क्योंकि बाकी पोशाकें इतनी आसानी से दान नहीं की जा सकती थी।
जब वह दफ्तर पहुंची तो वह काम में जुट गई। लॉजिस्टिक्स प्रोक्योरमेंट टीम ऑफिस के सामान के लिए आवेदन करने आई थी और हस्ताक्षर करने के बाद भी उसे कियान जून से हस्ताक्षर करवाने थे। कितनी झंझट है। निर्देशक जियांग, मैंने सुना है कि आपके पास कुछ पोशाकें हैं। क्या आप मेरे लिए एक दे सकते हैं? कियान जून के सचिव सोन क्विंग किंग ने जियांग जिन्यू को रोका। जी हाँ, अब सिर्फ 2 ही बचे हैं। पान शियुलान भी एक चाहती है। ठीक है, मैं आप सभी को एक एक दे दूंगा। जियांग शिन्यू का मिलनसार स्वभाव देखकर सोन किंग किंग को राहत मिली। हालांकि यह ऑफिस डायरेक्टर उससे 3 साल छोटी थी, लेकिन वह काफी काबिल थी और पहले तो वह पहुंच से बाहर लगती थी। लेकिन असल में उससे बात करना बहुत आसान था। बहुत बहुत धन्यवाद निर्देशक जियांग। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। दोपहर के भोजन के बाद मुझे कार्यालय में मिल लेना। लेकिन आपको पहले वाइस फैक्ट्री डायरेक्टर याओ को चुनने देना चाहिए। वह इसका अध्ययन करना चाहते हैं। हो सकता है कि हमारी कपड़ा फैक्ट्री भी ऐसा कपड़ा बना सके। जरूर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कल कैंटीन में किसी को इसे पहने हुए देखा था और यह वाकई बहुत सुंदर था। डायरेक्टर जियांग, आपको पता होना चाहिए कि हमारी फैक्ट्री की सभी महिला कर्मचारी इसे चाहती हैं। सच में, मुझे इतनी लोकप्रियता की उम्मीद नहीं थी। जियांग शिन्यू ने थोड़ी देर सोचा और याओ शिमिन के कार्यालय जाने का फैसला किया। फैक्ट्री के उपनिदेशक याओ, कृपया पहले चुने। हाँ, तो मैं इसे ले लूंगा। निर्देशक जियांग, इसे तस्करी नहीं माना जाता। हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी लोगों को काम खत्म होने तक इंतजार करना होगा। अंत में, जियांग शिन्यू ने याओ शिमिन द्वारा उसे दिए गए 15 युआन स्वीकार कर लिए। काम खत्म होने के बाद जब जियांग शिन्यू कैंटीन गई, तो उसे ऐसा लगा जैसे वह सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हो। शिन्यू, कोंग मेंग जी, क्या तुम यहाँ खाने आए हो? हाँ, शिन्यू, मुझे भी एक ड्रेस चाहिए। जियांग शिन्यू ने परेशान होने का नाटक किया। मैं इन्हें आज अपने सहकर्मियों के लिए लाई थी, और बाकी बचे हुए मैं खुद पहनूंगी। शिन्यू, कृपया मुझे एक दे दो। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं कल खास तौर पर इसी के बारे में एलिंग से मिलने गई थी। अच्छा, तो मैं आपके लिए सोमवार को एक ले आऊंगा। क्या यह आज नहीं हो सकता? जियांग शिन्यू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, लोग मुझसे कल से ही पूछ रहे हैं, ये सही नहीं होगा। शिन्यू, क्या मैं काम के बाद तुम्हारे घर आकर इसे ले आऊं? क्या आप इसे लेने आ रहे हैं? लेकिन मुझे काम के बाद बाहर जाना है। लेकिन मैं कल बाहर जा रही हूँ और इसे पहनना चाहती हूँ। शिन्यू, कृपया कोई रास्ता निकालो। मुख्य किरदार के दयनीय चेहरे को देखकर जियांग शिन्यू मन ही मन आनंदित हो रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकती, वे लोग बाद में कपड़े लेने आएंगे, इसलिए मेरे पास अभी घर जाने का समय नहीं है। क्या आप काम के बाद दरवाजे पर मेरा इंतजार करेगी? मैं घर जाकर आपके लिए ले आऊंगी। धन्यवाद। शिन्यू, क्या हो रहा है? मुझे मुख्य किरदार की कृतज्ञता क्यों महसूस हो रही है? वह आमतौर पर ऐसी नहीं होती। उनकी बातचीत पास में काम करने वाली महिला कर्मचारियों ने सुन ली, जिससे सभी लोग थोड़े निराश हो गए। शिन्यू, बहन, ये बहुत सुंदर है ना? मुझे भी ये बहुत खूबसूरत लगा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने कल इस ड्रेस को लॉक करके न रखा होता, तो पता नहीं ये किसके शरीर पर होती। दोनों कोंग मेंगजी के साथ खाने के लिए उबले हुए बन लेकर बैठ गए। वैसे, शिन्यू, क्या तुम्हारे पास और भी ड्रेस हैं? क्यों? क्या आपको और चाहिए? मुझे आज दोपहर कोंग मेंगजी को भी एक देना है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मेरे छात्रावास के साथी मुझे पागल कर रहे हैं। वे मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं आपसे पूछने आऊं। बहन, क्या तुम्हारे उन सभी से अच्छे संबंध हैं? वांग एलिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, हम सब बहुत करीब हैं। ठीक है, मैं तुम्हें कोंग मेंगजी के लिए चुनने देता हूँ। तुम्हारे दोस्त कितने चाहते हैं? 4, ठीक है। उनसे कह दो कि प्रत्येक की कीमत 15-15 है, और मैं उन्हें सोमवार को दे दूंगा। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शिन्यू। वे आपके दोस्त हैं, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
कोंग मेंग जी चुपचाप एक तरफ बैठकर खाना खा रही थी। वह काफी दुखी थी और वांग एलिंग और जियांग शिन्यू के अच्छे संबंधों से ईर्ष्या कर रही थी। लेकिन खूबसूरत कपड़े पहन पाना संतोषजनक था। भला कौन सी महिला सुंदरता को पसंद नहीं करती। जियांग शिन्यू ने कोंग मेंग जी की अपनी छाती पर की गई सूक्ष्म निगाहों को देखा और अचानक उसे लगा जैसे दुनिया अंधेरी हो गई हो। वे दोनों मुझसे उम्र में बड़े हैं। बिल्कुल नहीं। मुझे सप्लीमेंट्स की जरूरत है। मुझे सप्लीमेंट लेना ही होगा। अपना लंच बॉक्स लेकर लौटते समय उसने देखा कि ऑफिस के दरवाजे पर 9 लोग जमा थे। क्या आपने खाना खा लिया? कपड़े मिलने के बाद हम खाना खाएंगे। अरे वाह, ये कितना आकर्षक है। ये तो खाना भी छोड़ सकती हैं। जियांग शिन्यू को समझ नहीं आ रहा था कि इन पोशाकों में ऐसा क्या खूबसूरत था। उसे क्यों नहीं दिख रहा था। दरवाजा खोलते हुए लोगों की कतार के पीछे पीछे आते हुए जियांग शिन्यू ने बैग को मेज पर रखा और कहा, आप लोग खुद चुन लीजिए। वो गुलाबी वाला बहन मेन के लिए है। कोई लड़ाई नहीं। उन 9 लोगों में से प्रत्येक ने एक एक टुकड़ा लिया और जाते समय जियांग शिन्यू को 15 युआन सौंप दिए। मुझे 150 युआन और मिले। वाह, कितनी तेजी। महिलाओं की क्रय शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जब जियांग शिन्यू खुशी खुशी अपने पैसे गिन रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। श्री कियान। उसने सहज ही पैसे दराज में डाल दिए। क्या निर्देशक जियांग इस बार खूब पैसा कमा रहे हैं? बस थोड़ा सा। श्री कियान, क्या आपको कुछ चाहिए? मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं आज रात आपसे मिलने आपके घर आऊंगा। ये किस बारे में है? क्या इस पर यहाँ चर्चा नहीं हो सकती? कियान जून ने सिर हिलाते हुए कहा, बस मेरा इंतजार करो। जियांग शिन्यू ने सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि काम के बाद का उसका समय उसका अपना नहीं था। कियान जून के जाने के बाद जियांग शिन्यू मुस्कुराए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब इतना रहस्यमय क्यों था। काम खत्म होने के बाद जियांग शिन्यू जल्दी से घर पहुंची ताकि कोंग मेंग जी को एक ड्रेस दे सके। मुख्य किरदार इसे पहनकर और भी खूबसूरत लगेगी। आह, तुलना करना बुरा है, और वस्तुओं की तुलना करना भी। घर पहुंचकर उसने एक चटक लाल और काले रंग की प्रिंटेड ड्रेस चुनकर कपड़े के थैले में रख ली। कुछ सोचने के बाद उसने उसमें एक पीले और नीले रंग की प्रिंटेड ड्रेस भी डाल दी। देखते हैं मुख्य किरदार कौन सी ड्रेस चुनता है। कारखाने के द्वार की ओर जाते हुए उसने दूर से मुख्य किरदार को शालीनता से खड़े देखा। कोंग मेंग जी, ये 2 ड्रेस हैं। एक चुन लो। मुझे लगता है कि ये दोनों सबसे खूबसूरत हैं। सचमुच? क्या वह चुन सकती थी? कोंग मेंग जी थोड़ी हैरान थी। दोनों को हाथ में लेकर उसने देखा और अंत में लाल वाला चुना। इससे मुख्य किरदार के व्यक्तित्व का पता चलता है। उसकी उच्च बुद्धिमत्ता और भावनात्मक क्षमता को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह सफल होती है। कोंग मेंग जी ने जियांग शिन्यू को 15 युआन दिए। उसने इसका फायदा नहीं उठाया क्योंकि वह यहाँ काम कर चुकी थी और उसे एहसास हो गया था कि वह पहले कितनी भोली थी। जियांग शिन्यू खुशी खुशी घर लौट आई। आंगन में पानी अभी भी ठंडा था। उसे आग बाद में जलानी पड़ेगी। वह सोच रही थी कि श्री कियान कब आएंगे। वह इंतजार तो करेगी, लेकिन अगर बहुत देर हो गई तो वह दरवाजा नहीं खोलेगी। एक पैकेट दूध पीने के बाद उसने अपनी छाती को देखते हुए आह भरी। ये कब दूसरों के आकार की हो पाएगी? कितनी चिंता हो रही है। क्या कोई गुप्त नुस्खा था? सोचो जरा। उसने आह भरी। अगर था भी तो वो सामग्री खरीद नहीं सकती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह मुश्किल होगा। अपने पिछले जीवन में उसका बड़ा साइज ही कब था। जब वह खुद पर तरस खा रही थी, तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। अब जरूर कियान जून ही होगा। C-124 पीछे नहीं हटता। श्री कियान, कृपया अंदर आइए। निर्देशक जियांग का जीवन अच्छा है। ओह, सच में, लगता है एक सामान्य जीवन ही है। श्री कियान, आप यहाँ क्यों आए हैं? जियांग शिन्यू ने सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया और सीधे ही पूछ लिया। कियान जून ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग मेज पर रख दिया। सचिव जियांग, यह आपकी मेहनत से कमाई गई फीस है। जियांग शिन्यू तुरंत समझ गई।
श्री कियान ने इस बार काफी मुनाफा कमाया होगा, जिसका पता सुन बाओशिंग और लू बेंगुआन को नहीं चला, लेकिन उसे चल गया। इसलिए वह उसे चुप रहने के लिए उसका एक हिस्सा दे रहा है। श्री कियान, ये पूरी तरह से आपका है। आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करना आपकी उपलब्धि थी। श्री कियान, ये मेरा काम है, बस इसे ले लो। ठीक है, मैं चलता हूँ। तो फिर, श्रीमान कियान, मैं बिना किसी औपचारिकता के इसे स्वीकार कर लूंगा। धन्यवाद। कियान जून ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा, तभी उसकी नजर एक आदमी की साइकिल पर पड़ी। ये वेई कायुन की है। ये यहाँ कैसे आ गई? कियान जून को विदा करने के बाद जियांग शिन्यू नहाने के लिए पानी उबालने के लिए जल्दी से चली गई। शाम को उसने सुअर का एक पैर चबाया और उस जगह को देखा जहां उसके पास 33 और सुअर के पैर बचे थे। यह उसके लिए काफी समय तक पर्याप्त होना चाहिए। उसे उम्मीद थी कि सुअर के इन 33 पैरों से उसे कुछ प्रगति मिलेगी। शनिवार की सुबह उसने हाथ से नूडल्स बनाए और वांग एलिंग के काम खत्म होने का इंतजार किया ताकि वे साथ में ठंडे नूडल्स खा सके, जो तिल के पेस्ट के साथ मिलाने पर और भी स्वादिष्ट लगते। उसने खीरे के खेत से 2 खीरे भी तोड़े और उन्हें काटकर ठंडे नूडल्स में मिलाया, ये सोचकर कि उनका स्वाद कितना बढ़िया होगा। उसने दोपहर में बाहर खाना खाने जाने की योजना बनाई थी। चून की सचिव शी ने कहा था कि किसी को साथ ले जाना ठीक है, इसलिए उसने वांग एलिंग को अपने साथ आने दिया। जिन्यू, जिन्यू, जियांग शिन्यू दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। क्या बात है, शिन्यू? मुझे अभी पता चला कि कोंग मेंगजी वास्तव में हमारे कारखाने से कुछ ही दूरी पर स्थित एक जगह से बाहर निकली है। वांग एलिंग ने जियांग शिन्यू के कान में धीरे से फुसफुसाया। बहन, बस ऐसा दिखावा करो कि तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। किसी को मत बताना। वांग एलिंग ने असमंजस में सिर हिलाते हुए कहा। मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगी। बहन, क्या तुम नहाना चाहती हो? मैं आने से पहले नहा चुका था। मुझे भूख लगी है। मैं अभी ठंडे नूडल्स पका लूंगी। हम प्रत्येक कारखाने की सचिवों के साथ दोपहर का भोजन बाहर करेंगे, इसलिए सुबह कम खाना चाहिए। क्या मैं आपके साथ आऊं? क्या यह अनुचित होगा? नहीं, मैंने पहले ही सचिव शी से पूछ लिया था, और उन्होंने कहा कि यह ठीक है। उनमें से प्रत्येक के पास एक कटोरा था। जियांग शिन्यू के पास एक मध्यम आकार का कटोरा था, और वांग एलिंग के पास एक बड़ा कटोरा था। ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। मैंने सालों से तिल का पेस्ट नहीं खाया था। बहन, थोड़ी देर सोना चाहती हो? समय होने पर मैं तुम्हें जगह दूंगी। ठीक है, हमें किस समय निकलना चाहिए? 10 बजे। अभी 1 घंटा बाकी है। मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। उस युवती को देर रात की शिफ्ट में काम करना काफी थका देने वाला लगा। कान पर बैठकर कुछ सिलाई करते हुए जियांग जिन्यू ने कोंग मेंगजी के बारे में सोचा। क्या उसे कोई बढ़िया सौदा मिला? वह टीम लीडर बन गई, लेकिन ये तो पद के बदले शरीर का सौदा करना है ना? उसने सुरक्षा विभाग के साथ झाओ झोंगशुओं की स्थिति की जांच की। सब कुछ संदिग्ध लग रहा था। बस कुछ पुर्जे गायब थे। झाओ झोंगशुओं ने खुद ही उन्हें गायब मान लिया, लेकिन ये बताने में नाकाम रहा कि उसने उन्हें क्यों चुराया। पुर्जे उसके बिस्तर पर मिले। आखिर चल क्या रहा था? रिकॉर्ड अस्पष्ट थे और उनसे सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। फिर भी पुस्तक में दिए गए विवरणों के आधार पर झाओ झोंगशुओ कोंग मेंगजी की गलती का दोष अपने ऊपर ले रहा था। फिर भी कोंग मेंगजी को कुछ फालतू पुर्जों की क्या जरूरत है? ये समझ से परे है। 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे। उसने वांग एलिंग को जगाया, और तरोताजा होने के बाद जियांग शिन्यू उसे साइकिल पर लेकर चली गई। शिन्यू, तुम्हारी जिंदगी वाकई बहुत अच्छी है। कभी कभी रेस्टोरेंट जाने का मौका मिल जाता है। ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, उतना अच्छा नहीं है। इस बार वे मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। खाना खाने के लिए पैसे और खाने की टिकट चाहिए होते हैं। इसके अलावा आजकल रेस्तरां में ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलता। वैसे बहन, क्या हमारे गांव में सूअर पाले जाते हैं? हाँ, लेकिन वहाँ कोई चारा नहीं है,
सिर्फ जंगली सब्जियां हैं, इसलिए उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। क्या उनका पालन पोषण सामूहिक रूप से किया जाता है? नहीं। सुअर पालना प्रत्येक परिवार का दायित्व है। क्या कोई ऐसे परिवार हैं जो अतिरिक्त बच्चों की परवरिश कर रहे हैं? लगभग हर घर में 2 सुअर पाले जाते हैं। क्या आप कुछ सुअर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? जी हाँ। जब आप वापस जाएं तो कृपया माँ को बता देना कि आप कुछ व्यवस्था करने में मदद कर सकते हैं। जरूर, वांग लिंग ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। जियांग शिन्यू साइकिल चलाते हुए पसीने से तरबतर हो रही थी। मौसम बहुत गर्म था। खेतों से गुजरते हुए उसने देखा कि सूखे के कारण महत्वपूर्ण फसल कटाई के मौसम में भी लंबे लंबे पौधे मुरझाए और बेजान पड़े थे, जो एक और खराब फसल का संकेत दे रहे थे। शिन्यू, इस साल भी हालात मुश्किल हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम केवल भारी बारिश की ही उम्मीद कर सकते हैं। जियांग शिन्यू ने भी आह भरी। शहर में खेत दिखाई नहीं देते, इसलिए सूखे को सीधे तौर पर देखना उतना प्रभावी नहीं होता जितना उसे प्रत्यक्ष रूप से समझना। जब वे वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सचिव हाओ शिचाओ पहले ही वहां पहुंच चुके थे। सचिव हाओ, सेक्रेटरी जियांग, आप तो काफी जल्दी आ गए। और ये साथी कौन हैं? जियांग शिन्यू ने साइकिलें खड़ी की और वान गैलिंग के साथ छज्जे के नीचे चली गई। यह मेरी गांव की बहन वान गैलिंग है, वह भी कपड़ा कारखाने में काम करती है। बहन, मैं फर्नीचर फैक्ट्री से सचिव हाओ शिचाओ बोल रहा हूँ। दोनों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे का परिचय दिया। चलो अंदर बैठते हैं, बाहर हवा नहीं चल रही है। बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, जियांग शिन्यू ने आह भरते हुए कहा और उसके पीछे पीछे घर के अंदर चली गई। रेडियो सुनने से तो यही लगता है कि अन्य जगहों पर स्थिति और बिगड़ रही है, सचिव हाओ ने भी आह भरी। मौसम पर निर्भर खेती करना वाकई चुनौतीपूर्ण है। ये तो मानो जीने का कोई रास्ता ही न छोड़ने जैसा है, जियांग शिन्यू ने एक बार फिर आह भरी। शिन्यू, मुझे लगता है जल्द ही बारिश होगी, इस गर्मी में कुछ अजीब सा है। बहन, हर कोई उम्मीद कर रहा है। जब तीनों बात कर रहे थे, लियू युवे, वांग फेंगटिन, हो विनिक्वान और काओ जुएलियन एक साथ आए। उन्होंने एक दूसरे का हालचाल पूछा। पानी का एक बड़ा घूंट लेने के बाद लियू युवे ने कहा, बस सचिव शी बेंगवांग और मेंग फेनिक्सिंग की कमी खल रही है। जी हाँ, अब सिर्फ 3 ही बचे हैं। सचिव शी निश्चित रूप से बेंगुआन के साथ आएंगी। उनकी इस टिप्पणी के बाद सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। शी शियाओयुन का लू बेंगुआन का पीछा करना कोई हाल की बात नहीं थी। हालांकि जियांग शिन्यू को सारी बातें पता नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि शी शियाओयुन के जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। लू बेगुआन के साथ 1 महीने से ज्यादा समय बिताने, उसे एक इंसान के तौर पर समझने और पिछली बार उस महिला को देखने के बाद उसने उन दोनों के बीच एक खास रिश्ता महसूस किया था। अगर हो सके तो उसे थोड़ी सलाह देनी चाहिए। लू बेगुआन के साथ क्या चल रहा है? क्यों न वह स्पष्ट कर दे। इस तरह किसी लड़की को गुमराह करना ठीक नहीं है, वह थोड़ा बदतमीजी कर रहा है। साथ बैठे हुए सभी लोग जियांग शिन्यू के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, यह महज एक सौभाग्यपूर्ण अवसर था। सेक्रेटरी जियांग, मैंने सुना है कि आपको डायरेक्टर जियांग के पद पर पदोन्नत किया गया है। वांग फांगटियन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मेरी तनख्वाह बढ़ गई है, इसलिए आज मैं मेजबान रहूंगी, जियांग शिन्यू ने बेझिझक स्वीकार किया। बिल्कुल नहीं, आज तो हमारा कृतज्ञता पर्व है। सचमुच, कृपया अत्यधिक औपचारिक न हो। वे तीनों यहाँ एक साथ हैं। जियांग शिन्यू ने गौर किया कि शी शियाओयुन ड्रेस पहनकर साइकिल चला रही थी और उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था। शिन्यू, तुम तो वाकई जल्दी आ गई। बहन शी, मैं दूसरे नंबर पर पहुंची हूँ। आज बहुत गर्मी है। शिन्यू, क्या ये तुम्हारी बहन है? हाँ, मेरी गांव वाली बहन जो मेरा बहुत ख्याल रखती है। अगर वह आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति में आती है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। शी शियाओयुन ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, वहां किसी भी काम के लिए मुझसे मिल लेना। वांग एलिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया।
मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। सी 125 समय पर बारिश। सभी लोग उपस्थित थे और मेजबान ने व्यंजन परोसना शुरू कर दिया। लू बेंगुआंग ने भी अपने थैले से शराब की 2 बोतलें निकाली। मेरे निजी भंडार का आखिरी हिस्सा। आज का खाना पिछली बार से थोड़ा बेहतर था, और समुद्री भोजन भी काफी मात्रा में था। बड़ी बहन, क्या आप अभी भी इसे ला सकती हैं? जियांग शिन्यू काफी हैरान थी। हाँ, हम समुद्र तट से 100 मील से कुछ अधिक दूरी पर हैं, इसे प्राप्त करना असंभव नहीं है। 100 मील कोई बहुत दूर नहीं है। हम कब साइकिल से वहां चलें? अगर हम सिर्फ कुछ समुद्री शैवाल भी वापस ले आएं, तो भी बहुत अच्छा होगा। क्या तुम सचमुच साइकिल से वहां जा सकती हो? क्या इसमें पूरा दिन नहीं लग जाएगा? शी शियाओयुन ने आश्चर्य से जियांग शिन्यू की ओर देखा और पूछा। क्यों नहीं? हमारे पास कार नहीं है, इसलिए हम साइकिल से ही जा सकते हैं। शिन्यू, मैं जाना चाहता हूँ। मुझे साइकिल चलाना सीखना है। जरूर, आप वापस आते समय सीख सकते हैं। समुद्र किनारे जाने का मकसद सिर्फ समुद्री भोजन खाना होता है, वहां भी सूखा ही रहता है। खैर, मैं वहां जाना चाहता हूँ। ये यहाँ से बेहतर ही होगा। लोग भूखे तो नहीं मर रहे होंगे, है ना? कम से कम, आप समुद्र में जाकर कुछ मछली और झींगा तो खा सकते हैं। शिन्यू, क्या तुम सच में जा रही हो? शी शियाओयुन ने पूछा। हाँ, मैं अगले शुक्रवार की रात को निकलने की योजना बना रहा हूँ। हम किसी तरह शनिवार सुबह तक वहां पहुंच जाएंगे और काम छोड़े बिना रविवार को वापस आ जाएंगे। क्या किसी को रास्ता पता है? मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मेरी दादी का घर वहीं है, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी। मेंग फेनिक्सिंग ने बीच में कहा। बहुत बढ़िया, क्या कोई और भी इस समूह में शामिल होना चाहता है? किसी को समझ नहीं आया। क्या कोई और भी हमारे साथ चलना चाहता है? हम और पैसे और कुछ टोकरियां वगैरह लाएंगे, हम खाना तो जरूर वापस ला सकते हैं। कुछ लोगों ने जियांग शिन्यू के उत्साहित चेहरे को देखा, और लू बेगुआंग, जिनके मन में अभी भी क्रांतिकारी भाईचारा था, ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सचिव जियांग, तुम खाने की बात सुनते ही इतने उत्साहित हो जाते हो, सच में निराशाजनक है। रूस में भी ऐसा ही था। उसे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन जियांग शिन्यू उसे तरह तरह की अजीबोगरीब चीजें खिलाती थी। क्या इसका मकसद हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना नहीं है? वरना सप्ताहांत में हमारे पास करने को कुछ नहीं होगा, क्यों न इसे एक यात्रा की तरह मनाया जाए? तो मैं भी शामिल हो जाऊंगी। मैं इस यात्रा के लिए आपकी पार्टनर बनूंगी, शी शियाओयुन ने कहा, जिसने दूसरे नंबर पर पंजीकरण कराया था। लेकिन यह निश्चित था कि वह जियांग शिन्यू या लू बेंगुआंग में से किसे अपना शिकार बनाना चाहती थी। अंत में, उपस्थित सभी 10 लोग जाने के लिए सहमत हो गए, और उन्होंने अगले शुक्रवार की रात 9 बजे आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति के सामने से प्रस्थान करने का समय निर्धारित किया। मैं पहले भी वहां साइकिल से जा चुका हूँ। सामान्य गति से लगभग 8 घंटे लगते हैं। ये ज्यादा थकाने वाला नहीं है। हो वेनिकवान ने एक पल सोचा, क्या हम व्यापार के लिए कुछ चीजें लाएं? मैं अपने द्वारा समय के साथ एकत्र की गई थालियां और कटोरे लाऊंगा। महान विचार। सभी लोग हो वेनिकवान से इस सप्ताह के दोपहर के भोजन के समय का उपयोग खराब सामान लेने के बारे में उत्साहपूर्वक बातचीत कर रहे थे। ठीक है, सभी का स्वागत है। खाना खत्म करने के बाद उन्होंने जियांग शिन्यू को पैसे नहीं देने दिए। क्या आपको लगता है कि बारिश होने वाली है? हाओ शिचाओ ने आकाश की ओर देखते हुए पूछा। सभी ने ऊपर देखा और कहा, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन मौसम वाकई बहुत उमस भरा है। जो भी हो, चलो जल्दी वापस चलते हैं। रास्ते में वांग गेलिंग ने साइकिल चलाना भी सीख लिया। शिन्यू, मैंने भी सीखा। बहन, तुमने जल्दी सीख लिया। हमारे घर पर एक और साइकिल है। शुक्रवार की रात को तुम उस पर सवारी कर सकती हो, हालांकि वह मेरी साइकिल से ऊंची है। सचिव हाओ, क्या हम अभ्यास के लिए आपकी साइकिल उधार ले सकते हैं? जरूर, कोई बात नहीं। हाओ शिचाओ और वांग एलिंग ने बाइक बदल ली। जिन्यू, मैं चला सकता हूँ। सेक्रेटरी जियांग,
नई साइकिल चलाना वाकई आसान है। लगभग 172 सेंटीमीटर की मध्यम कद काठी वाली हाउ शिचाओ भी महिलाओं की साइकिल आसानी से चला सकती थी। काउंटी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे अलग हो गए और जियांग शिन्यू वांगेलिंग को वापस कारखाने ले गई। कभी कभी जियांग शिन्यू को सचमुच लगता था कि उसका दुर्भाग्य अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी समय उसकी मुलाकात अप्रत्याशित रूप से कोंग मेंगजी से हो गई। तुम दोनों खेलने गए थे? हाँ, कोंग मेंगजी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी टहलने जाना चाहता हूँ। अच्छा, तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। बहन, मैं जा रही हूँ। जियांग शिन्यू किसी भी तरह की संलिप्तता में शामिल होने की अनिच्छा के साथ अपनी बाइक पर सवार होकर चली गई। कोंग मेंगजी ने पसीने से तर वांगेलिंग की ओर देखते हुए पूछा, तुम लोग कहाँ गए थे? मैं साइकिल चलाना सीखने गया था। मेंगजी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं पहले नंबर पर जा रहा हूँ। वह कोंग मेंगजी को सब कुछ नहीं बताएगी। उसे बचपन से ही पता था कि कोंग मेंगजी में ईर्ष्या की भावना बहुत प्रबल होती है। अगर वह उसे बता देती कि शिन्यू उसे दोस्तों के साथ खाना खाने बाहर ले गई थी, तो कौन जाने कोंग मेंगजी कितनी नाराज हो जाती। कोंग मेंगजी का अब बाहर जाने का मन नहीं था। वह पहले तो टहलने जाना चाहती थी क्योंकि छात्रावास में उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। उन दोनों को देखकर उसे और भी असहजता महसूस हुई और उसने वापस जाने का फैसला किया। जियांग शिन्यू को बाहर एक जगह किराए पर मिल गई थी। वह भी बाहर रहना चाहती थी। हर समय साथ अन्य लोगों के साथ रहना बहुत परेशान करने वाला होता है। लेकिन झाओ झोंगशुओ और हुआंग होंगवेई के बारे में सोचते हुए, जिन्होंने मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ उसे पीटा था, उसने इस विचार को खारिज कर दिया। झाओ झोंगशुओ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, उससे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी उसके मन में उसके प्रति थोड़ी बेचैनी थी। आखिरकार वह उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार करता था, और यह सब हुआंग होंगवेई की वजह से ही था। ईर्ष्या होने पर पुरुष काफी बचकाना व्यवहार कर सकते हैं। सौभाग्य से पिछली बार उसने झाओ झोंगशुओ को सफल नहीं होने दिया, वरना वह उससे कभी छुटकारा नहीं पा पाती। झाओ झोंगशुओ ने अपने किए गए कामों को स्वीकार किया, लेकिन दावा किया कि उसने वे अंग नहीं चुराए थे। क्या उसे लगता है कि उसने उन्हें चुराया और उसके बिस्तर पर छोड़ दिया? कोंग मेंगजी यह सोचकर गुस्से से आग बबूला हो गई। आखिर इसका उससे क्या संबंध है? और अधिक चिड़चिड़ी महसूस करते हुए वह अनजाने में कार्यशाला के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी। उसे वहां देखकर वह निराश होकर लौट गई। जियांग शिन्यू उससे दोस्ती क्यों नहीं कर सकती? अगर उसकी ऐसी कोई दोस्त होती, तो उसकी जिंदगी कितनी आसान हो जाती। वांग एलिंग की स्थायी नौकरी तो लगभग पक्की थी। 1 साल से भी कम समय में ऐसा मौका मिलना वाकई किस्मत की बात है। उसने जियांग शिन्यू को खुश करने की कोशिश की थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब भी उससे क्यों बच रही है। उलझन में पड़ी कोंग मेंगजी छात्रावास लौट आई, जहां रात की शिफ्ट में काम करने वाले उसके 2 सहकर्मी झपकी ले रहे थे। अंदर बहुत उमस थी, इसलिए उसने बाहर बैठने का फैसला किया। कोंग मेंगजी की निराशा को एक तरफ रखते हुए जब जियांग शिन्यू घर पहुंची, तो उसने आंगन में सूख रहे पानी को लिया और ताजगी भरी बौछार के लिए उसे बाथरूम में ले गई। उसने टैंक टॉप और शॉर्ट्स पहने अपने कमरे में वापस गई और लेट गई। उन्हें बिजली कब मिलेगी, ये सोचकर हैरानी हो रही है। अगर मिल भी गई तो उनके कमरे में एक डेस्कटॉप पंखा है। वह इसके बारे में सोचते सोचते सो गई, और फिर अचानक चौंककर जाग गई जब उसने बाहर अंधेरा आसमान देखा, और तेज हवाओं के कारण खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। जियांग शिन्यू मुस्कुराया। क्या बारिश होने वाली है? बारिश का पानी अब तेल से भी ज्यादा कीमती है। वह जल्दी से बाहर भागी और आंगन में टंगे कपड़े उठाए। फिर उसने बाथरूम की खिड़कियां बंद कर दी। बारिश से किसी चीज को बचाने की जरूरत न होने की दोबारा जांच करने के बाद उसने देखा कि आसमान गिरने ही वाला था, जो काफी भयावह था। खिड़कियां बंद करने के बाद घर बहुत गर्म हो गया। जियांग शिन्यू ने एक स्टूल खींचकर मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर रख दिया, जिससे उसे काफी आराम महसूस हुआ।
वह दूध से भरा थैला पकड़े हुए बाहर लहराती खीरे की बेलों को देख रही थी और सोच रही थी कि उसे जल्द ही खीरे तोड़ लेने चाहिए, इससे पहले कि वह कुछ कर पाती। बिजली की एक तेज चमक ने उसे लगभग अंधा कर दिया, और तुरंत बाद छत पर गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी। सी 126 समय पर बारिश। ईमानदारी से कहूं तो यही रहना बेहतर है। गरज और बिजली बहुत खतरनाक होती हैं। क्या ये कोई शक्तिशाली प्राणी है जो किसी विपत्ति को पार कर रहा है? जियांग शिन्यू अपने ही मनगढ़ंत विचार पर हंस पड़ी। अचानक उसे वे कायुन की याद आई। उसने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा कि कपास को अब तक भंडारित कर लिया जाना चाहिए था। पता नहीं प्रांतीय शहर में बारिश हो रही है या नहीं। जियांग शिन्यू की चिंताएं निराधार थी। प्रांतीय शहर में अभी भी धूप खिली हुई थी। हालांकि वे कायुन कपास के भंडारण के लिए जनशक्ति जुटा रही थी। गर्मी और थकान से परेशान होने के बावजूद सभी श्रमिकों के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। कच्चे माल का गोदाम लगभग खाली था। अप्रत्याशित रूप से उन्हें सामान मिल गया, तो भला हर कोई खुश क्यों नहीं होगा। कुल मिलाकर 40 टन कपास और 2 गोदाम पहले से ही भरे हुए थे। वे कायुन दफ्तर लौटकर वित्त विभाग को फोन किया और कहा, कच्चे माल के लिए धनराशि जल्द से जल्द तैयार करें। वह अभी अभी लौटा था और पहले से ही दोबारा जाने के बारे में सोच रहा था। अपनी पत्नी से मिलने के लिए पैसे पहुंचाने का मौका लेने के बारे में सोच रहा था। वह उसके साथ वापस क्यों नहीं आई? उसे अकेला छोड़ देना बहुत ही अमानवीय है। अचानक फोन की घंटी बजी। हेलो, वे कायुन। शाओ वे, आज रात खाने पर आ जाओ। ठीक है। ये और जियांग और कुछ अन्य लोग हैं, है ना? बस कुछ पुराने परिचित। ठीक है, मैं आज रात 7 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। वे कायुन ने फोन काट दिया। वह कपड़े लेने के लिए वापस छात्रावास गया और स्नानघर की ओर चल पड़ा। अगर जियांग शिन्यू यहाँ होती, तो वह निश्चित रूप से उसे तिरस्कार करती। उसने अपना सिर हिलाया। उसका सारा ध्यान उसी पर था। हर पहलू में वह उसके बिना नहीं रह सकता था। शाम को वे कायुन साइकिल से रेस्तरां पहुंचा। जियांग कोंग ने उसका अभिवादन करते हुए कहा, सब लोग यहाँ हैं, चलिए अंदर चलते हैं। निजी कमरे में मौजूद कुछ लोगों ने उन दोनों को अंदर आते देखा। सभी मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और वे कायुन का अभिवादन किया। बूढ़े डिंग, तुम शहर में कैसे आ गए? मैं आपके कपड़ा कारखाने में ऑर्डर देने आया हूँ। अब आप मना नहीं कर सकते, है ना? मुझे पता है कि आपने विदेश से कई टन कपास आयात किया है। हाँ हाँ, डिंग शियांगजिंग, तुम्हारे पास वाकई अंदर की जानकारी है, लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। जब तक आपके पास यह है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास एक खबर है। उन्हें कपड़ों की एक बड़ी खेप की जरूरत है, इसलिए ये सभी ऑर्डर संभवतः स्वीकृत हैं। ठीक है, जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं, तो बस ऑर्डर दे दीजिए। शाओ वेई, मुझे लगता है कि तुम बदल गए हो। बूढ़े लियांग, मुझ में आपको क्या बदलाव दिखते हैं? वेई कायुन प्रसन्नतापूर्वक बैठ गई। तुम पहले से बेहतर और अधिक ऊर्जावान दिख रहे हो। हाँ हाँ, शाओ वेई, तुम्हारा पुराना साथी तुम्हारी तारीफ कर रहा है ना? एक कपड़ा कारखाने का निदेशक और एक रंगाई कारखाने का निदेशक, क्या वे साझेदार नहीं होते? खाना जल्दी आ गया, और वो वाकई बहुत स्वादिष्ट था। जियांग कोंग ने खूब खर्च किया। ये सभी निदेशक प्रांतीय शहर से आए थे। बूढ़े जियांग, आप वाकई काबिल हैं। ठीक है, बूढ़े हे, तुम्हारी दवा फैक्ट्री की कैंटीन इससे बदतर नहीं है। तुम मेरी इस तरह तारीफ क्यों कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, यहाँ की तुलना में कहीं और कोई जगह नहीं है। बूढ़े जियांग, शराब का क्या हुआ? धुआं और शराब एक साथ तैयार होने चाहिए। क्या आपको इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए? बकवास। मेरे पास सिगरेट है। शराब कहाँ से मिलेगी? वू जुनफेई ने अपनी जेब से सिगरेट के 2 पैकेट निकाले और मेज पर फेंक दिए। हाँ हाँ, मेरे पास है। इस बार मैं अपने परिवार की सारी शराब ले आया हूँ। वे कायुन मुस्कुराया और अपने बैग से सफेद शराब की 3 बोतलें निकालीं। ये वाइन उस कारखाने से है। निश्चित रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा, शियाओ वेई, तुम अपने सचिव को क्यों नहीं लाए?
केवल जियांग कांग ने जियांग जिन्यू से मुलाकात की थी। सचिव जियांग अभी भी टी सिटी टेक्सटाइल फैक्ट्री में हैं। मुझे अभी तक सही सचिव नहीं मिला है। लियांग शाओजुओ ने आह भरी। शाओ वेई, तुम्हें सचिव का चयन करते समय सावधान रहना चाहिए। ओल्ड युआन इसका एक उदाहरण है। सचमुच, मुझे अचानक राजधानी में स्थानांतरण का आदेश मिला और मैं सीधे आ गया। ओल्ड युआन का मामला कैसे सुलझा? बूढ़े युआन को ले जाया गया है, लेकिन हमें नहीं पता कि कहाँ ले जाया गया है। उनकी पत्नी और बच्चे अभी भी शहर में हैं, लेकिन वे पारिवारिक आंगन छोड़कर जा चुके हैं। वह सचिव टोंग भी गायब हो गया। डिंग जियांगजिंग ने आह भरी। बूढ़ा युआन वाकई बदनसीब है, कपड़ा कारखाने में इतना अच्छा काम किया। अफसोस, मैं कहता हूँ, आप सभी को पुरुष महिला संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। बूढ़े ने भी विलाप व्यक्त किया। हमें देखो, हम सब पुरुष सचिव हैं, कितनी सुविधाजनक बात है। शाओ वेई, मेरा एक भतीजा है, जो हाई स्कूल पास है, क्या आप उसे अपना सचिव बनाना चाहेंगे? हे जियान कंट्री ने वेई कायुन से पूछा। आपने उसे दवा कारखाने में तैनात नहीं किया था। नहीं, आपके साथ रहकर वह अधिक अनुभव प्राप्त कर सकता है। छोड़ो इसे, मेरी चापलूसी मत करो। पियो, उम्र तय है, उसे कल आकर मुझसे मिलने दो, मैं देख लूंगा। पिछली सचिव ने बहुत अच्छा काम किया था। औसत दर्जे की सचिवें मेरी नजर में नहीं आती। वे सातों लोग बारी बारी से गिलास बदलते रहे और शराब की तीनों बोतलें जल्द ही खाली हो गईं। वे बिना किसी रोक टोक के बातें करते रहे। शाओ वेई, आपका सचिव फैक्ट्री निदेशक बन गया है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कोई विचार नहीं। क्या मैं इतना संकीर्ण सोच वाला हूँ? कियान जून सक्षम है। आप दोनों सक्षम हैं, है ना? आपकी उम्र 28 साल है। हमें देखिए, हम फैक्ट्री निदेशक हैं, लेकिन हम सब आपसे 10 साल से अधिक बड़े हैं। क्या कियान जून की उम्र आपकी ही उम्र है? मुझसे 1 साल छोटा, मुझसे ज्यादा काबिल। तुम बूढ़े नहीं हो। मैं कहता हूँ, शियाओ वेई, क्या मैं तुम्हें किसी से मिलवा दूं? वू जुनफेई ने संकोच से पूछा। वेई कायुन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कभी घर पर नहीं रहता, पत्नी रखने का क्या फायदा? अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। शाओ वेई, ये ठीक नहीं है। क्या आप बच्चे पैदा करने की योजना नहीं बना रही हैं? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बच्चों को पालना बहुत झंझट का काम है। शाओ वेई, तुम्हें अभी भी एक पत्नी ढूंढनी होगी, वरना बुढ़ापे में तुम अकेले रह जाओगे। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तब तक आपके पास ऊर्जा नहीं बचेगी। वेई कायुन ने बस मुस्कुरा दिया और आगे कोई जवाब नहीं दिया। वेई कायुन का दृढ़ रवैया देखकर वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस विषय पर चर्चा बंद कर दी। जब वे सब निकले तब 9 बज चुके थे। वेई कायुन साइकिल चला रहा था। उसका मन अपनी प्यारी पत्नी के ख्यालों में डूबा हुआ था। उसकी एक पत्नी थी, परिचय की कोई आवश्यकता नहीं थी। जियांग शिन्यू के साथ बिताए उन छोटे छोटे पलों के बारे में सोचते हुए, काश वह अभी उसके ठीक बगल में होती। इस समय जियांग शिन्यू मुख्य कमरे में बैठी थी, एक तरबूज पकड़े हुए थी और चम्मच से उसे खा रही थी। बारिश 3 घंटे से अधिक समय से जारी थी और रुकने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। इससे एक बड़ी समस्या हल हो गई। पैदावार में कमी तो जरूर आएगी, लेकिन कम से कम पूरी तरह से नुकसान तो नहीं होगा। इतना ही काफी संतोषजनक था। अकाल से बच निकलना एक आशीर्वाद है। वह इस आधे तरबूज को खत्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इसे वापस अंतरिक्ष में रख दिया, लेकिन कल आंगन में बोने के लिए बीज छोड़ दिए, ताकि वह शरद ऋतु में तरबूज खा सके। ऐसा सुहावना मौसम सोने के लिए एकदम सही था। जियांग शिन्यू बांस की चटाई पर आराम से लेट गई, अपने पैर फैलाए हुए। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब गरजने की आवाज बंद हो गई थी। उसने रेडियो चालू किया। रात में भी कमेंट्री चल रही थी, लेकिन वह कुछ हद तक पृष्ठभूमि की आवाज थी। पता नहीं कब वह सो गई, लेकिन सूरज की रोशनी से जाग गई। रोशनी बहुत तेज थी। वह करवट बदलकर समाचार सुनने लगी और धीरे धीरे जाग उठी। एक खूबसूरत दिन की शुरुआत हुई। जियांग शिन्यू उठी और खिड़की खोली। ताजी हवा ने उसकी आत्मा को स्फूर्ति प्रदान की।
वह उठी, हाथ मुंह धोया और खाना खाया। बेल पर लगी फलियां बहुत ताजी लग रही थीं। आज दोपहर के खाने में ऊपर से आटे की परत के साथ पकी हुई फलियों का स्टू। जियांग शिन्यू के मुंह में पानी आ गया। C127 की कमी है। तरबूज बो दिए गए। राजमा की एक टोकरी तोड़ ली गई, जो हमारे खाने के लिए काफी थी। बाकी को पुराने खीरों के साथ खाली जगह में रख दिया गया। सोमवार की सुबह मैंने 10 ड्रेस ली और पैदल चलकर काम पर गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी BMW कीचड़ भरी सड़क पर गंदी हो जाए। रास्ते में चलते हुए मुझे एक चुटकुला याद आया जो मैंने कभी सुना था। गधे को नमक धोने देने से हिचकिचाते हुए उसने गधे पर सवार होकर नमक धोया। पूरी सुबह काफी भागदौड़ भरी रही और दोपहर के भोजन के दौरान कुछ साहसी लड़कियां मेरे पास आईं और वे उन पोशाकों को खरीदना चाहती थीं। ठीक है, मैं आज 10 लेकर आया था। 4 पहले से ही आरक्षित हैं, इसलिए 6 बचे हैं। दोपहर के भोजन के बाद मेरे कार्यालय में मुझसे मिले युवतियां उत्साहित थीं। वे सामान्य से कहीं अधिक तेजी से खाना खा रही थीं, फिर झटपट वहां से चली गईं। जियांग शिन्यू जब दफ्तर लौटी तो उसने देखा कि वांग एलिंग और उसके 4 साथी पहले से ही दरवाजे पर खड़े थे। शिन्यू, जल्दी करो, हम अभी भी काम कर रहे हैं और बाथरूम ब्रेक के दौरान चुपके से यहाँ आ गए हैं। ठीक है, आप में से हर कोई एक चुन सकता है। जियांग शिन्यू ने कपड़े का थैला खोला। वे चारों सीधे सादे थे। हर एक ने एक ड्रेस चुनी, मेज पर पैसे रखे, धन्यवाद कहा और भाग गए। फिर एक और समूह आया, लेकिन उनके पास पर्याप्त पोशाकें नहीं थीं। जियांग शिन्यू ने कल 10 और पोशाकें लाने का वादा किया। व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। उसने खुशी से मुस्कुराते हुए पैसे जेब में रख लिए। कपड़ा कारखाने में काम करने वाली महिला कामगार अच्छी कमाई करती हैं, इसलिए वे खर्च करने को तैयार रहती हैं। दफ्तर में अकेली, न थकी हुई और न ही नींद में, उसने वेई कायुन को फोन करने के लिए फोन उठाया। हेलो, वेई कायुन। उसकी आवाज सुनकर जियांग शिन्यू को अचानक थोड़ा दुख हुआ। इस रिश्ते में जुदाई के साथ मुश्किलें आती हैं। डर है कि दूरी सुंदरता को धूमिल कर देगी। शिन्यू, उसने संकोच से पूछा। मैं हूँ। मेरा ऑफिस नंबर लिख लीजिए। मुझे ऑफिस डायरेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है, इसलिए अब मेरा अपना ऑफिस है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि फोन कॉल सुरक्षित नहीं थे और हर बात पर चर्चा नहीं की जा सकती थी। कल मिलने वाली तनख्वाह का जियांग शिन्यू बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब वह 2 महीने और गुजारा कर सकती थी। ये व्यापारिक यात्रा 1 महीने की थी, तो यात्रा भत्ता अच्छा खासा होना चाहिए, है ना? पूरी दोपहर उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। अगले दिन जियांग शिन्यू अपना वेतन लेने के लिए वित्त विभाग गई। आश्चर्यजनक रूप से 2 महीनों का कुल वेतन 103 था। वह इतनी रोमांचित थी, उसे लग रहा था जैसे कियान जून के वेतन वाले लिफाफे में ज्यादा पैसे हैं। वह दोनों प्लांट मैनेजरों और दोनों सचिवों के वेतन संग्रह के लिए जिम्मेदार थी। हालांकि याओ शिमिन और पैन शियुलान काफी भाग्यशाली थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ही दिन पहले काम शुरू किया था और उन्हें पहले ही वेतन मिल चुका था। दोपहर में भी ऑफिस में ड्रेस खरीदने के लिए और भी अधिक महिलाएं आ रही थीं, और गिनती के बाद पता चला कि 35 महिलाएं कल तक एक ड्रेस खरीदना चाहती थीं। जियांग शिन्यू ने खुलकर मुस्कुराया। ये कपड़े आसानी से बिक रहे थे और वह समय मिलने पर शहर घूमने जाने पर विचार कर रही थी, लेकिन अभी यह अनावश्यक लग रहा था। समय बहुत जल्दी बीत गया और शुक्रवार दोपहर काम खत्म होने के बाद जियांग शिन्यू जानबूझकर वांग एलिंग का इंतजार करने के लिए रुक गई। वे आज रात समुद्र तट पर जाने वाले थे। शिन्यू, मैं यहाँ हूँ। मैंने अभी तक स्नान नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर ही स्नान कर लूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं आज रात तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। रात के खाने में उन्होंने ब्रेड रोल के साथ पकी हुई फलियां खाईं। जियांग शिन्यू मांस न डाल पाने से थोड़ी निराश थी। शिन्यू, खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। ये पकी हुई फलियां तो बहुत तैलीय हैं। तुमने कितना तेल डाला? जब तक स्वाद अच्छा है। क्या आप कपड़े बदलने के लिए लाए हैं? जल्दी करो और नहा लो। मैं 2 सेट लाया हूँ।
मैं आज एक पहनूंगा, और अगर मैं कल रात नहा लूं तो मेरे पास दूसरा सेट होगा। मेरी बहन हमेशा की तरह विचारशील है। सुबह 8:40 बजे दोनों घर से बाहर निकले। चांद बहुत चमकीला था, इसलिए उन्हें टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ी। वे सबसे आखिर में पहुंचे। जब सब लोग आ गए, तब वे रवाना हुए। जियांग शिन्यू ने देखा कि बाकी लोगों की साइकिलों के दोनों तरफ टोकरियां लगी हुई थी, लेकिन उनकी टोकरियां खाली थी, है ना। 3 लड़कियां बीच में बैठी थी, बातें कर रही थी और हंस रही थी। थक जाने पर पानी पीने के लिए रुक रही थी, और किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। वे अच्छी गति से आगे बढ़े और सुबह 4:30 बजे पहुंचे। मेंग फेनिक्सिंग उन्हें सीधे समुद्र तट पर ले गया, ठीक उसी समय जब ज्वार चरम पर था। कुछ मछुआरे नावें किनारे पर आ गईं, और लोग उत्साह से उनके चारों ओर जमा हो गए। जियांग शिन्यू ने समुद्री मछली और झींगे को देखा। उसे भूख लग रही थी, लेकिन वह केवल कुछ ही तुरंत खाने के लिए खरीद सकी, क्योंकि वह उन्हें वापस नहीं ले जा सकती थी। साथ ही, हम सूखे सामान के बदले में सामान लेने आए हैं। मेंग फेनिक्सिंग ने स्थानीय लोगों से बात की। युवक, तुम क्या लाए हो? प्लेटें, कटोरे, चायदानी, कप। अच्छा, तो चलिए अदला बदली के लिए अपने गांव चलते हैं। मेंग फेनिक्सिंग, मैं नाश्ते के लिए कुछ बड़े झींगे खरीदना चाहता हूँ। जियांग शिन्यू के जिक्र करते ही सभी ने दिलचस्पी दिखाई। ठीक है, चलो उनके गांव चलते हैं और किसी ग्रामीण के घर पर इस मामले को सुलझाते हैं। वे बिल्कुल देहाती जैसे थे, स्थानीय लोगों के पीछे पीछे साइकिल धकेलते हुए हर चीज को ताजा पाते थे। युवक, मेरे घर आओ। चाचा जी, हम पूरी रात साइकिल चलाते रहे और थक गए हैं। क्या यहाँ आराम करने की कोई जगह है? ज्ञान युवा केंद्र पर विश्राम करने के बारे में ग्राम प्रधान से बात करें। यह नया बना है, अभी तक कोई युवा नहीं है, बस बिस्तर की व्यवस्था नहीं है। उन्हें आराम करने की जगह मिलने पर गर्व हुआ और उन्होंने चाचा को धन्यवाद दिया। गांव ज्यादा दूर नहीं था। वे 20 मिनट बाद वहां पहुंच गए, और गांव के बच्चे टोकरियां लिए उनके आगे आगे चल रहे थे। क्या वे समुद्र तट पर जा रहे हैं? हाँ, खाली बैठे बच्चे सामान इकट्ठा करने जाते हैं। वे काफी कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। उस मिलनसार चाचा ने गांव के मुखिया का घर दिखाया और उन्हें अपने घर का पता बताया। साथ ही उन्हें खाने पर आमंत्रित किया और उनके लिए झींगा मछली आरक्षित कर दी। उन्होंने ग्राम प्रधान को ढूंढकर अपनी स्थिति बताई। प्रधान ने उन्हें सहर्ष नवनिर्मित परिसर में ले गया। ग्रामीण इलाके से आए जियांग शिन्यू और वांग एलिंग को घर सामान्य लगा, लेकिन शी शियाओयुन थोड़ी हैरान थी। ग्राम प्रधान, हम यहाँ सूखे सामान के बदले में कई मिट्टी के बर्तन लाने की उम्मीद कर रहे थे। हाँ, लोग निश्चित रूप से लेन देन करना चाहते हैं, बस उन्हें ये जानने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं। सूखी मछली, झींगा, समुद्री शैवाल और क्लैम का मांस सभी अच्छे होते हैं। ठीक है, मैं बाद में सबको यहाँ इकट्ठा कर लूंगा ताकि हम आपस में लेन देन कर सकें। हम पहले जाकर ताज़ा समुद्री भोजन खाएंगे और उसका स्वाद लेंगे। जी हाँ, जी हाँ, ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। वे साइकिल धकेलते हुए चाचा के घर गए। जियांग शिन्यू ने देखा कि वे झींगा उबाल रहे थे और उन्हें सुगंधित रूप से बाहर ला रहे थे। महोदया, ये रहा वो भुट्टे का आटा जो हम लाए हैं। हम आपके घर पर दोपहर का भोजन करेंगे। परिवार ने सहर्ष भोजन स्वीकार किया और उन्हें ताजे पके हुए क्लैम और समुद्री घोंघे की एक टोकरी भेंट की। हमें दोपहर के भोजन की जरूरत नहीं है, इनसे हमारा पेट भर जाएगा। जियांग शिन्यू, खाना लाने के लिए आप वाकई बहुत विचारशील हैं, वरना हम सिर्फ यही खा लेते। हाओ शिचाओ ने हंसते हुए जियांग शिन्यू की प्रशंसा की। मैं भूखा नहीं रहना चाहता, हमें घर लौटने के लिए ताकत चाहिए। वे सभी स्वादिष्ट भोजन के इतने दीवाने हो गए थे कि आपस में बात करने का भी समय नहीं था। जियांग शिन्यू ने मेज से एक टूथपिक लेकर घोंघे का मांस निकाला और खाते हुए सोचने लगी कि इसे मिश्रित तेल में डुबोने से यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वह रुक नहीं सकती। C128 ये भी खुशी है। उन 10 लोगों ने 2 बड़े कटोरे खत्म कर दिए।
शिन्यू, ये बड़े झींगे सचमुच बहुत स्वादिष्ट हैं, शियाओ युन ने अपने होठों को चाटते हुए कहा। है ना, मुझे भी लगता है कि ये स्वादिष्ट होते हैं। खुशी तो अच्छा खाना खाने में ही है। साथियों, मैं आप लोगों से कुछ चाय के प्याले बदलना चाहता हूँ। मेरे पास घर पर कोई प्याला नहीं है। मैडम, हम केवल सूखे सामान का ही आदान प्रदान कर सकते हैं। मेन फेनिक्सिंग ने बातचीत शुरू करने के लिए आगे बढ़कर कहा। जरूर, आप बदले में क्या लेना चाहेंगे? कोई भी सूखा सामान चलेगा। उन्होंने 10 पाउंड समुद्री शैवाल, 3 पाउंड रेजर क्लैम का मांस और मसल्स का मांस लेने के लिए 8 चाय के कपों का इस्तेमाल किया। ये वो मांस नहीं है जिसे स्ट्रिप्स में काटा जाता है। जैसा कि आगे बताया जाएगा, आपको इसे बाद में भिगोकर खुद स्ट्रिप्स में काटना होगा। महोदया, अगर मैं इन्हें खरीदूं तो प्रति पाउंड कितना दाम होगा? क्या आपके पास कोई और सूखा सामान है? जियांग शिन्यू के पास बदलने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसे इन्हें पैसों से खरीदना पड़ा। खरीद केंद्र समुद्री शैवाल के लिए 30 सेंट प्रति पाउंड और सीप के मांस आदि के लिए 80 सेंट प्रति पाउंड का भुगतान करता है। हमारे घर में अभी भी 10 पाउंड छिले हुए झींगे का मांस रखा है। ये वाला महंगा है, 1 युआन प्रति पाउंड। मैडम, मैं सारे छिले हुए झींगे खरीद लूंगा। क्या 1 युआन प्रति पाउंड ठीक रहेगा? क्यों नहीं, मैं इसे आपके लिए पैक कर दूंगा। इससे मुझे खरीदारी केंद्र तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जियांग शिन्यू ने सांप की खाल से बना थैला उठाया और उसे देखा। वह सचमुच काफी सूखा और बड़ा था। उसका रंग भी अच्छा था, साफ दिख रहा था कि ताजा होने पर ही उसकी खाल उतरी थी। उसने खुशी खुशी 10 युआन दे दिए। महोदया, मुझे अभी भी काफी मात्रा में सीप और छिले हुए झींगे चाहिए। क्या आप कृपया दूसरों से पूछने में मेरी मदद कर सकती हैं? मैं पढ़े लिखे युवाओं के ठिकाने पर इंतजार करूंगी। ठीक है, मेरा इंतजार करो। मैं सब ठीक कर लूंगा और फिर तुम्हें बुलाने आऊंगा। चिंता मत करो, हम सब ईमानदार लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं। वैसे, हमारे पास सूखी समुद्री मछली और झींगा भी है, क्या आप उन्हें लेना चाहेंगे? महोदया, आपके पास जितना भी झींगा मांस हो, मैं ले लूंगा। अगर झींगा की खाल भी हो तो और भी अच्छा होगा। मैंने पहले भी चाइनीज चाइव्स और झींगा की खाल से भरे पकौड़े खाए हैं, वे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आप जो चाहे ले सकते हैं। हमारे घर में अभी भी 10 पाउंड झींगा मछली का मांस है। अगर आप चाहें तो यह 1 युआन प्रति पाउंड के हिसाब से मिल रहा है। इस गांव में झींगे की खाल मिलती है, हम इसे हर दिन खाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास है। जियांग शिन्यू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह 3 ताजे भरे हुए पकौड़ों की कल्पना कर रही थी, जो इतने स्वादिष्ट थे कि उसके मुंह में पानी आ गया। बाकी 9 लोग उसे ऐसे देख रहे थे मानो वह चावल के घड़े में गिरी हुई चूही हो, और सोच रहे थे कि जियांग शिन्यू अभी भी ऐसी इसलिए है क्योंकि वह जवान है। वे 10 लोग शिक्षित युवाओं के स्थान पर लौट आए। वांग एलिंग ने कमरे को साफ किया, और अब उनके पास लेटने के लिए एक चटाई थी। लियू युवेई ने थोड़ा पानी लिया और सभी ने अपने चेहरे धोए। यह पानी बहुत कड़वा है। यह एक खारी क्षारीय भूमि है। भूमिगत जल का स्वाद स्वाभाविक रूप से ऐसा ही होता है। बहन, तुम समुद्री नमक का एक पैकेट खरीद लो और मेरी चाची को कुछ नमकीन सब्जियां अचार बनाने के लिए कह दो। जरूर, मैं एक बोरी ले आऊंगा। आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति से नमक खरीदना बहुत झंझट का काम है। कुछ पुरुष साथियों ने सारे चीनी मिट्टी के बर्तन बाहर निकाले और उन्हें जमीन पर रख दिया। तीनों लड़कियां अंदर के कमरे में लेटी हुई थीं, हालांकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी, वे बस आराम कर रही थीं। पूरी रात की नींद अभी बाकी थी। ऐसा मौका कभी कभार ही मिलता है। उन्हें आसपास देखना चाहिए कि यहाँ क्या है। 1 घंटे बाद, लोग एक के बाद एक आने लगे। वे तरह तरह की चीजें लाए, लेकिन जियांग शिन्यू ने केवल झींगा, छिला हुआ झींगा और सीप का मांस ही स्वीकार किया। इस घंटे के बाद, उसने हर तरह का 100 पाउंड इकट्ठा कर लिया, जो कोई छोटी रकम नहीं थी। शिन्यू, तुम्हें इतने सारे समुद्री भोजन की क्या जरूरत है? बाद में आराम से खाने के लिए यह बढ़िया है। अगर मांस न हो तो भी इसे थोड़ा थोड़ा खा लेना बुरा नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा और खरीद भी सकते हैं।
कौन जाने अगली बार कब आएंगे। सचिव वांग, क्या आपके इस्पात संयंत्र में सबसे अच्छे लाभ नहीं मिलते? क्या वे साल की शुरुआत में कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं नहीं देते? आप यहां आकर समुद्री भोजन का ऑर्डर दे सकते हैं। यह एक बढ़िया सौदा है। हमारी कपड़ा मिल में मैंने इस साल सभी की समुद्री भोजन की लालसा को पूरा करने के लिए समुद्री भोजन भेजने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, मैं वापस जाकर एक रिपोर्ट भी लिखूंगा। दोपहर के भोजन में उन्होंने मिश्रित समुद्री मछली के साथ पके हुए मक्के के केक खाए। हालांकि उसमें कई छोटी हड्डियां थीं, फिर भी वह स्वादिष्ट था। केक को मछली के सूप में भिगोने से उसका स्वाद अद्भुत हो गया था। दोपहर में कुछ और परिवार आए, लेकिन जियांग शिन्यू ने कुछ भी नहीं बदला। उन्होंने रात के खाने में कॉर्नब्रेड और केल्प का सूप खाया। अगर हमें मौका मिले तो क्या हम फिर से आएंगे? बहन शी, जब हमें कुछ खाने की तीव्र इच्छा हो तब हमें आना चाहिए, जियांग शिन्यू ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। रात को सोने से पहले मिट्टी के पलंग पर केवल एक चटाई बिछाकर लेटे हुए जियांग शिन्यू को सचमुच असहज महसूस हो रहा था और वह सो नहीं पा रही थी। हालांकि अपने बगल में गहरी नींद में सो रहे दोनों लोगों से प्रभावित होकर वह भी जल्द ही गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह जल्दी ही उन्होंने बड़े झींगे खरीदे और वहीं पेट भरकर खाए। फिर उन्होंने गांव के मुखिया को ढूंढा और उनसे 10-10 पौंड झींगे की खाल खरीदी। वांग एलिंग को 20 पौंड समुद्री नमक भी चाहिए था। वहीं वांग फांगटियन को गांव का नाम, मुखिया का नाम और कस्बे का फोन नंबर चाहिए था। उसने वादा किया कि अगर वे दोबारा आएंगे तो वह उन्हें फोन करेगा, ताकि उन्हें तैयारी करने का समय मिल सके। गांव का मुखिया स्वाभाविक रूप से खुश था, क्योंकि इसे सभी को कुछ उम्मीद मिली थी। दोपहर के समय चिलचिलाती धूप में साइकिल चलाना बेहद कष्टदायक था। जियांग शिन्यू का रंग 2 शेड गहरा हो गया था। वे शाम 8 बजे घर पहुंचे। जियांग शिन्यू का बिल्कुल भी हिलने का मन नहीं था, लेकिन चिपचिपाहट और बेचैनी महसूस होने के कारण उसने फिर भी स्नान किया और बाल सूखने का भी इंतजार किए बिना सो गई। अगली सुबह उसने अपना सामान पैक करके उस जगह में रख दिया। वांग एलिंग का सामान खाली कमरे में रख दिया गया। वह इस सप्ताह वापस जा रही थी। थोड़ा और सोचने के बाद जियांग शिन्यू ने वांग एलिंग द्वारा खरीदी गई झींगा मछली की खाल को बांस की छलनी पर रख दिया, क्योंकि उसे चिंता थी कि गर्म मौसम में ये खराब हो सकती है। इसे छायादार जगह पर फैलाना बेहतर है। अभी भी 5 दिन बाकी हैं। उसने दोनों साइकिलों को दोबारा साफ किया और काम पर जाने के लिए दस्तखत ले गई। निर्देशक जियांग, आप इतने टैन कैसे हो गए? जियांग शिन्यू को देखकर सोन किंग किंग चौंक गई। जियांग शिन्यू ने एक कड़वी मुस्कान दी। अब वह सचमुच धूप में तपी हुई और दुबली पतली हो गई थी। मैं सप्ताहांत में साइकिल से समुद्र तट पर गया था और नतीजा कुछ ऐसा निकला। डायरेक्टर जियांग, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या आप अगली बार वीकेंड पर बाहर जाते समय मुझे फोन कर सकते हैं? हालांकि वह लीडर है, लेकिन मुझसे छोटी है, इसलिए सोन किंग किंग ने हिम्मत जुटाकर बोलना शुरू किया। हाँ, मैंने अभी तक कुछ भी प्लान नहीं किया है, लेकिन अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मैं आपको कॉल करूंगी। कियान जून भी चौंक गया। सच्चाई का पता चलने पर उसने मजाक में कहा, निर्देशक जियांग, आपको मुझे भी भोजन कराना चाहिए, है ना? आपको तो अच्छा खाना खाने का मौका मिला, तो हमें भी खाए के साथियों की तरह इस सुख का आनंद क्यों नहीं लेना चाहिए? श्री कियान, मेरे पास झींगे की खाल, छिला हुआ झींगे का मांस और पूरा झींगे का मांस है। मुझे नहीं पता कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। क्या मैं कल आपके लिए कुछ ले आऊं? निर्देशक जियांग, आप ईमानदार नहीं हैं। वह मुस्कुराते हुए अपने कार्यालय में चले गए। जियांग शिन्यू ने उसके पीछे कंधे उचका दिए। सच में ईमानदार होने का कोई तरीका नहीं था। इस गर्मी में अगर वह स्वादिष्ट खाना बनाकर भी लाती तो खाने तक वह खराब हो जाता। और वैसे भी इस गर्मी में कौन खाना बनाना चाहेगा? ये बहुत मेहनत का काम है। फिर से शुक्रवार की सुबह थी और दोपहर में वांग एलिंग ने विशेष रूप से जियांग शिन्यू को ढूंढकर पूछा, शिन्यू, क्या तुम इस हफ्ते वापस जा रही हो? जरूर।
क्या हम शाम को काम के बाद साइकिल से वापस आ सकते हैं? ठीक है, हमारे साथ कोई होगा, अंधेरे में कोई चिंता नहीं। शुक्रवार दोपहर को एक नियमित बैठक हुई, और उसके समाप्त होने के बाद कोंग मेंगजी ने जियांग शिन्यू को पाया। क्या तुम दोनों घर जा रहे हो? C-129 को दुख हुआ। चलो वापस चलते हैं, हमें कुछ चीजें अपने साथ ले जानी हैं। अच्छा, तो मैं कल खुद ही वापस चला जाऊंगा और रविवार को आपके साथ लौट आऊंगा। क्या टीम लीडर के लिए समय निकालना वाकई इतना आसान है? क्या ये लंबी शिफ्ट नहीं है, 3 शिफ्टों का रोटेशन नहीं है? जियांग शिन्यू वान गैलिंग के काम से छुट्टी होने का इंतजार कर रही थी ताकि वे साथ में घर जा सकें। दोपहर में जियांग शिन्यू ने खास तौर पर 3 अतिरिक्त स्टीम बंस लिए, जो गर्म होने पर भी खराब नहीं हुए। दोनों ने माल्टेड मिल्क पिया और रात का खाना खाया। शिन्यू, इस बार मैं बाइक साफ कर दूंगा। जी हाँ, यह बाइक डायरेक्टर वेई की है। उन्होंने इसे पहले मेरे पास छोड़ा था। हमें इसे अच्छी तरह से संभाल कर रखना होगा। शायद मुझे इस पर सवारी नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। जब दोनों गांव वापस पहुंचे तो 10 बज चुके थे। जियांग शिन्यू ने पानी लाने, उसे उबालने और थोड़ी साफ सफाई करने का काम अपने हाथ में लिया और आधी रात के करीब ही लेटकर आराम किया। सुबह कोई नहीं आया। वह भूख से जागकर 9 बजे उठी और तब तक चिकने सुअर के मांस के टुकड़े को चबाती रही जब तक उसे आराम महसूस नहीं हुआ। आंगन में फसलें अच्छी तरह बढ़ रही थीं, मूंगफली के पौधे हरे भरे थे और कद्दू बाड़ पर चढ़ रहे थे। यह एक सुखद दृश्य था। इस समय धूप बहुत तेज थी, इसलिए जियांग शिन्यू अंदर जाकर साफ सफाई करने लगी। अनाज पहुंचाए हुए उसे 1 महीना हो गया था। उसने कमरे को हवादार बनाया और अंदर बाहर से अच्छी तरह पोंछा। दोपहर में वान गैलिंग ने उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। शिन्यू, आज मेरी भाभी दोपहर के भोजन के लिए आ रही हैं, तुम भी आकर उनसे मिल लो। जियांग शिन्यू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जा रही, मुझे हिलने डुलने में बहुत आलस आ रहा है। आप आगे बढ़े और मेरी मदद कीजिए। उसने दोपहर के भोजन में एक स्टीम बन खाया, लेट गई, रेडियो सुना और सो गई। दोपहर में जागने पर उसने आंगन में उगी सारी खरपतवार उखाड़ दी। जब वह उन्हें फेंकने के लिए बाहर जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात कोंग मिंगजी से हो गई। शिन्यू, क्या हम तुम्हारे घर पर बातचीत कर सकते हैं? जरूर। आप किस समय पहुंचे? दोपहर के आसपास। कोंग मेंगजी, क्या तुम थोड़ा पानी चाहोगी? नहीं, धन्यवाद। उसने आंगन में उगी हरी भरी फसलों पर नजर डाली। शिन्यू, क्या तुम सब्जियां नहीं उगा रही हो? सब्जियां उगाना मुश्किल है, अनाज उगाना ज्यादा सुरक्षित है। सच कहूं तो भूख का डर वाकई वास्तविक है। वैसे आप किस बारे में बात करना चाहते थे? शिन्यू, अब जबकि तुम कपड़ा कारखाने में नेतृत्व की भूमिका में हो, क्या तुम मेरे लिए कार्यालय में तबादला करवाने में मदद कर सकती हो? या मुझे कार्यशाला से बाहर ही भेज दो, यहाँ बहुत गर्मी है। कोंग मेंग जी, मैं तुम्हारे चरित्र को जानता हूँ। तुम महत्वाकांक्षी और सक्षम हो, और यह समझ में आता है कि तुम पदोन्नति चाहते हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारी मदद करने की शक्ति नहीं है। आप मुझे अभी फलते फूलते देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि यह खून पसीने की मेहनत से हासिल हुआ है। सच कहूँ तो मेरा यहाँ कोई स्थायी संबंध नहीं है, और शायद मैं कपड़ा कारखाने में उतने लोगों को भी नहीं जानता जितने लोगों को आप जानते हैं। खुद भी कड़ी मेहनत करते रहो। तुम टीम लीडर बन चुके हो, एक पूर्ण लीडर बनने से तुम कितनी दूर हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कोंग मेंगजी ने जियांग शिन्यू की बातों को ध्यान से सुना। हाँ, दोनों की नींव मजबूत नहीं है। अगर उन्हें अलग पहचान बनानी है, तो उन्हें खुद पर निर्भर रहना होगा। वांग एलिंग अपनी कड़ी मेहनत और सहनशक्ति के कारण नियमित कर्मचारी बन गई थी, लेकिन वह जीवन भर कपड़ा श्रमिक ही रहेगी। जियांग शिन्यू जीवन मरण के अनुभवों के बारे में बात करने के कारण कार्यालय निदेशक बन गई। और खुद उसके बारे में क्या वह अब भी हुआंग होंगवेई के साथ रहना चाहती है? अब उसे समझ आ गया है कि मौजूदा हालात में एक बार और 10 बार में कोई फर्क नहीं है।
दूसरों पर निर्भर रहना उतना अच्छा नहीं है जितना खुद पर निर्भर रहना। कोंग मेंग जी को ये बात समझ में आ गई और उसने जियांग शिन्यू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गई, मैं खुद भी प्रयास करूंगी। चाहे जो भी तरीका अपनाया जाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही अंतिम विजय है। जियांग शिन्यू थोड़ी हैरान थी, नायिका का इससे क्या मतलब था? जो सांत्वना भरे शब्द उसने सोच रखे थे, वे अनकहे ही रह गए। अब वह वयस्क हो चुकी है, उसकी सोच उससे कहीं अधिक परिपक्व है, उसे दूसरों को सलाह देने का क्या अधिकार है? कोंग मेंग जी, मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद, मैं अवश्य ही ऐसा करूँगा। नायिका को विदा करने के बाद जियांग शिन्यू ने झो लिहोन से मिलने का फैसला किया। वह जानना चाहती थी कि तीनों भाई बहन कैसे होंगे। ये वह समय था जब सभी लोग खेतों से वापस लौटे और उन सभी ने जियांग शिन्यू का अभिवादन किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह झो परिवार के दरवाजे पर पहुंची, जो बाहर से बंद था, जिससे संकेत मिलता है कि वे अभी तक वापस नहीं लौटे थे। उसने उनसे मिलने की जिद नहीं की, बल्कि पहाड़ी की तलहटी की ओर चली गई। वह सोच रही थी कि क्या पिछले साल की शकरकंद की फसल इस साल उगी होगी। उसे यकीन था कि मेहनती वांग परिवार उसे खाली नहीं छोड़ेगा। जियांग जिन्यू, मैं अभी अभी आपके घर से आया हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी। बहन, तुम शिन्यू बहन से बात करो, मैं खाना बनाने जाती हूँ। झो लिली अपने भाई के साथ चली गई। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, बस आप लोगों का हालचाल पूछ रहा था। वैसे, क्या आप तीनों को पिछली बार अनाज का आवंटन मिला था? हाँ, मुझे 14 पाउंड मिले, और उनमें से प्रत्येक को 10 पाउंड मिले। लेकिन ये पैसा मेरे साल के अंत में मिलने वाले कार्य क्रेडिट से काट लिया जाएगा। ये तो सामान्य बात है। इस साल फसल कैसी है? झो लिहोन ने सिर हिलाते हुए कहा, कमी तो निश्चित रूप से होगी, लेकिन अगर हम कोई भी सार्वजनिक अनाज नहीं देते हैं, तो अगले वसंत तक सभी के लिए गुजारा करने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है, मुझे आपको रोकना नहीं चाहिए। आपका दिन थका देने वाला रहा है। झो लिहोन को शांत और संयमित देखकर जियांग शिन्यू को राहत मिली। वह थोड़ी देर इधर उधर घूमी, घर लौटी, उसे अभी भी थोड़ी भूख लगी थी। उसने थोड़ा दूध पिया, केक का एक टुकड़ा खाया और फिर आराम करने के लिए लेट गई। रविवार की सुबह वह उठी, पानी लाए और आंगन में लगे मूंगफली के पौधों को फिर से पानी दिया। सच तो यह है कि उसे यह नहीं पता था कि ग्राम प्रधान ने पीने के पानी की कमी के डर से सिंचाई के लिए कुएं के पानी के उपयोग पर रोक लगाने का आदेश पहले ही जारी कर दिया था। वांग एलिंग के पास भी आने का समय नहीं था। वह एक मेहनती लड़की है, जिसे इन दिनों टीम के लिए काम करना पड़ रहा है। उस महिला के अलावा पूरे गांव में कोई भी खाली नहीं बैठा था। बच्चे भी बड़ों के साथ मिलकर खरपतवार उखाड़ने का काम करते थे। वे तीनों रात के खाने के बाद चले गए, इसलिए साइकिल चलाना अधिक आरामदायक था। कोंग मेंग जी को वांग एलिंग की साइकिल चलाने की क्षमता से बहुत ईर्ष्या होती थी। वहीं जियांग शिन्यू को भी उससे ईर्ष्या या जलन होती थी। लेकिन लोगों का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है, जब उन्हें पता होता है कि कोई ऐसी शख्सियत उनके सामने है जिसे पाना नामुमकिन है, तो ईर्ष्या और जलन जैसी भावनाएं भी उन्हें अनुचित लगती हैं। वह साइकिल चलाना सीखना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि यह निश्चित रूप से वांग एलिंग की साइकिल नहीं थी। जियांग शिन्यू से उसने जो भी अनुरोध किए, उन्हें काम से संबंधित मामलों को छोड़कर कभी मंजूरी नहीं मिली। उसे लगा कि यह सब व्यर्थ है, अगर वह पूछेगी भी तो मना कर दिया जाएगा। वे 8 बजे के कुछ देर बाद कपड़ा कारखाने पहुंचे, और वांग एलिंग ने साइकिल लौटा दी। समय तेजी से बीत गया और सितंबर का लगभग अंत हो गया। एक बैठक के दौरान जियांग शिन्यू ने साल के अंत में कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों का मुद्दा उठाया। उनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली, इसलिए इसे मंजूरी दे दी गई। उसने फोन किया और अगले दिन ग्राम प्रधान से साल के अंत में होने वाली फसल के बारे में पुष्टि की। सबसे बड़ा ऑर्डर झींगा की खाल का था, जिसकी कुल मात्रा 25,000 पाउंड थी, और बैठक में प्रति व्यक्ति 2 पाउंड झींगा की खाल देने की मंजूरी दी गई।
वह दोपहर के समय अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, जियांग जिन्यू बोल रहा हूँ। शिन्यू, मैं कल कपड़ा कारखाने के लिए रवाना हो रहा हूँ। वे कायुन ने वह आवाज सुनी जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था, और जियांग शिन्यू के प्रति उसकी सारी असंतुष्टि दूर हो गई। उससे संपर्क न करने में अब उसकी कोई गलती नहीं थी। साथ ही और यांग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जियांग शिन्यू को बुरा लगा, लेकिन वह इसे दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने शांत भाव से जवाब दिया कि वह जानती है, और फिर फोन काट दिया। उन दोनों के बीच संबंध तो था, लेकिन वे कभी मिले नहीं थे, जिसके कारण उनके बीच काफी दूरी आ गई थी। C-130 सब गायब हो गए। जियांग शिन्यू दोपहर में झपकी लेने के मूड में नहीं थी। उसका मन वे कायुन के विचारों से भरा हुआ था। अपनी तनख्वाह मिलने से भी जियांग शिन्यू का मूड ठीक नहीं हुआ। उस दोपहर दोनों प्लांट मैनेजर अपनी सचिवों के साथ एक मीटिंग में शामिल होने के लिए बाहर गए। तभी जियांग शिन्यू को काफी राहत महसूस हुई। हालांकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन नेतृत्व की उपस्थिति का मतलब था कि वह आराम नहीं कर सकती थी। अचानक फोन की घंटी बजी। हेलो, जियांग शिन्यू बोल रही हूँ। निर्देशक जियांग, क्या आप थोड़ी देर के लिए इधर आ सकते हैं? हमें यहाँ एक गुमनाम पत्र मिला है। जियांग शिन्यू ने भौहें चढ़ाईं। वह यूनियन के मामलों में दखल नहीं देना चाहती थी। उसका नियम था कि वह अपने क्षेत्र में ही रहे। किसी को भी ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं होता जिसका प्रभाव बहुत अधिक हो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। निदेशक लू ने सीधे जियांग शिन्यू को अपने कार्यालय में बुलाया। निदेशक जियांग, यह एक शिकायत पत्र है, कृपया इसे देखें। इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जियांग शिन्यू ने इसे लिया और जल्दी से पढ़ा। क्या हम पता लगा सकते हैं कि यह किसकी लिखावट है? लू चांगचुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हम जानते हैं, हालांकि यह एक गुमनाम पत्र है, हम लिखावट पहचान सकते हैं। निर्देशक जियांग, आपका क्या विचार है? निदेशक लू, चूंकि यह मामला आप तक पहुंच गया है, इसलिए कृपया यूनियन को इसकी जांच करने दें। यदि आवश्यकता पड़ी तो सुरक्षा विभाग पूरा सहयोग करेगा। हम इस मुद्दे का बहुत नकारात्मक प्रभाव है। सचिव जियांग इस बारे में क्या सोचते हैं? डायरेक्टर लू, मुझे लगता है कि इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हम इस माहौल को कपड़ा कारखाने की प्रतिष्ठा को प्रभावित नहीं करने दे सकते। मैं भी यही सोचता हूँ। अगर डायरेक्टर जियांग से किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको फोन कर दूंगा। जियांग शिन्यू ने सिर हिलाया और निदेशक लू के कार्यालय से चली गई। इस बारे में सोचते हुए उसने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई। कोंग मेंगजी इस स्थिति को ठीक से संभाल नहीं पाए। हो सकता है कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी को पद से हटवा दे, लेकिन उसकी पदोन्नति की संभावना भी बहुत कम है। कौन सा नेता अपने आसपास ऐसे सांप को रखना चाहेगा जो काट सकता है? इसे भूल जाए, उसे हंगामा मचाने दीजिए। शायद वह खुद एक महिला उद्योगपति के उदय की गवाह बन जाए। आप यह नहीं कह सकते कि कोंग मेंगजी ने गलत काम किया, लेकिन जियांग शिन्यू अंदर से इससे सहमत नहीं है। ये समझदारी और ईमानदारी की बात नहीं है। ये सोचकर वह मन ही मन मुस्कुराई, तेज तर्रार और ईमानदार। इससे क्या फर्क पड़ता है? भला कौन सचमुच उस स्तर तक पहुंच सकता है? इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, इसके बारे में सोचना बंद करो। चौकीदार ने फिर से आवाज दी। कोई बाहर उसका इंतजार कर रहा था। इस समय उसकी तलाश कौन कर रहा होगा? वह असमंजस में बाहर चली गई। सेक्रेटरी लू, आप यहाँ क्यों हैं? आज रात साथ में डिनर करें। ठीक है, हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? केवल हम दोनों। समझ गया। मैं काम के बाद सीधे रेस्टोरेंट जाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जियांग शिन्यू को ये समझ में नहीं आ रहा था कि लू बेंगुआंग उसे क्यों ढूंढ रहा था, खासकर अकेले, जिससे किसी निजी मामले का संकेत मिलता है। काम खत्म होने के बाद वह साइकिल से रेस्टोरेंट गई। डिंग शिहोंग ने जियांग शिन्यू को आते देखा और उसे अपने निजी कमरे में ले गया। सचिव लू, आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? सचिव जियांग, मेरा एक अनुरोध है। सचिव लू, आप आगे बढ़िए,
जब तक यह ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं है। यह उस महिला के बारे में है जिसने पिछली बार रोजवुड खरीदा था। मैं चाहता हूँ कि आप उसे नौकरी ढूंढने में मदद करें। नौकरी ढूंढनी है? कपड़ा कारखाने में? हाँ, सचिव लू, आपको पता होना चाहिए कि हमारे कपड़ा कारखाने में लोगों की कोई कमी नहीं है। मैं इसे कैसे व्यवस्थित करूं? क्या ये सचमुच असंभव है? जियांग शिन्यू ने सिर हिलाते हुए कहा, सच में मुझ में वह क्षमता नहीं है। श्रमिकों की नियुक्ति बिल्कुल सटीक है। हर पद भरा हुआ है। मुझे किसे जाने के लिए कहना चाहिए? लू बेगुआंग ने आह भरी, मुझे पता है तुमने कोशिश की, बस मेरी सोच बहुत ही सरल थी। सचिव एलवी, लू बेगुआंग ने अपना चेहरा मलते हुए कहा, उफ, वह औरत मेरी भाभी है, और दोनों बच्चे मेरे हैं। फिर भी उसका ऐसा चेहरा क्यों है? वह तो बस बच्चों की मौसी है, उनकी असली माँ नहीं। ओह, तो फिर बच्चे अपने जैविक पिता के रूप में आपके साथ क्यों नहीं रहते, बल्कि अपनी चाची के साथ क्यों रहते हैं? हाँ हाँ, मुझे लगा था कि तुम जिज्ञासु नहीं होगे। जियांग शिन्यू ने उसे एक नज़र से देखा, जाहिर तौर पर उत्सुक थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह सब कुछ जानना चाहती हो। मुझे दूसरी महिला के साथ देखकर मेरी पत्नी भावनात्मक रूप से बहुत परेशान हो गई और बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। सेक्रेटरी लू, तुम अब भी एक कमीने हो, है ना? लू बेगुआंग ने जियांग शिन्यू को घूरते हुए कहा, मेरा उस औरत से कोई लेना देना नहीं था। वो बस मुझे परेशान करती रही, और मैं चिढ़ गया था, इसलिए मैंने उससे सब कुछ साफ कर देना चाहा। तुम क्या सोच रही हो? मैं शादीशुदा आदमी हूँ, भला मेरा किसी के साथ अफेयर कैसे हो सकता है? जब मेरी पत्नी की मृत्यु होने वाली थी, तो वह चाहती थी कि बच्चों का पालन पोषण मेरी साली करे, और मैं सहमत हो गया। वह फिलहाल 2 बच्चों की परवरिश कर रही है, जो काफी चुनौतीपूर्ण है। वह 24 साल की हो चुकी है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। भविष्य में क्या होगा? सचिव लू, क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्या आपको लगता है कि आपकी भाभी आपको पसंद करती हैं? मुझे पता है, लेकिन मुझे वह पसंद नहीं है। तो आपका इरादा उसके लिए नौकरी ढूंढने का है ताकि उसे शादी करने का मौका मिल सके, और फिर आप बच्चों की देखभाल करेंगे? हाँ, यही विचार है। लेकिन अगर वह तुम्हें पसंद करती है, तो हो सकता है कि वह शादी करने को तैयार न हो, है ना? मैं अपना पूरा जीवन इन दोनों बच्चों की रक्षा में बिता दूंगा। छोड़ो ये सब, मैं तुमसे, एक बच्चे से, इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? जियांग शिन्यू चाहती थी कि वह किसी चीज को मुक्का मार दे, उसने ये सब साझा किया, और अब उसे एहसास हुआ कि वह तो बस एक बच्ची है। सेक्रेटरी लू, मुझे लगता है कि आपको अपनी भाभी से खुलकर बात करनी चाहिए। उन्हें अपना फैसला खुद लेने दें। अगर आप सचमुच उनके साथ नहीं रहना चाहती, तो उन्हें ये सोचने का मौका न दें कि आप दोबारा शादी कर सकती हैं। इससे उन्हें केवल उम्मीद ही मिलेगी। लू बेगुआंग ने जियांग शिन्यू को हैरानी से देखा और पूछा, बस इतना ही? जियांग शिन्यू ने आंखें घुमाई। इस आदमी की भावनात्मक बुद्धिमत्ता तो बिल्कुल ही शून्य है। ठीक है, मैं आज रात उससे बात करने जाऊंगी। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें स्कूल भेजने का समय आ गया है। हाँ हाँ, तुम्हें उसे और बच्चों को बता देना चाहिए कि तुम उन्हें अलग नहीं कर रहे हो। लू बेगुआंग ने सिर हिलाते हुए पूछा, आप क्या खाना चाहेंगे? अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या डायरेक्टर डिंग को कोई परेशानी होगी? लू बेगुआंग ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। तो मैं घर चलता हूँ, सचिव लू, अलविदा। ये सब क्या है? मुझे लगा था कि वो एक घटिया इंसान है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव देखकर तो लगता है कि वो सच में एक मूर्ख है। घर लौटने के बाद उसने खुद को एक कटोरी वॉन्टन सूप से पुरस्कृत किया। शुक्रवार दोपहर को बैठक समाप्त होने के बाद कियान जून ने जियांग शिन्यू को आवाज दी। निदेशक जियांग, अगले कुछ दिनों में व्यवस्था कर लीजिए, आपको सोमवार को प्रांत जाकर काम की रिपोर्ट देनी है। जियांग शिन्यू ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, श्री कियान। हम किस विभाग में जा रहे हैं? वस्त्र प्रबंधन ब्यूरो। सिर्फ मैं। हमें किस काम की रिपोर्ट करनी है? तुम मेरे साथ चलोगे, समझा? एक और व्यावसायिक यात्रा को लेकर जियांग शिन्यू बहुत उत्साहित नहीं थी।
हालांकि अक्टूबर का महीना चल रहा था, फिर भी बहुत गर्मी थी। इसके अलावा उसे वेई कायुन की याद भी आएगी। लेकिन जून की ऊपर से आदेश आ चुका है, इसलिए उसके पास पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वैसे भी एक ऑफिस डायरेक्टर को रिपोर्ट करने के लिए क्या काम है? ऐसा तो है नहीं कि वह उत्कृष्टता हासिल करने की ख्वाहिश रखती हो। घर पहुंचकर तरबूज मजे से खाते हुए उसे अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और उसने जल्दी से तरबूज नीचे रख दिया। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर वेई कायुन को देखकर वह चौंक गई। उसने कहा था कि वह आएगा और उसने सोचा था कि इसमें कुछ दिन लगेंगे। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।